हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज श्रेया सैनी और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th का अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 8 जर्नल। बहुत ही मज़ेदार, इंटरेस्टिंग, इम्पॉर्टेंट और आसान चैप्टर है ये। जितना इम्पॉर्टेंट है उतना ही इंटरेस्टिंग भी है, ध्यान रखना। तो आपको ये चैप्टर करने में, इसको समझने में, सीखने में बहुत मज़ा आएगा। ये समझ आ गया तो आपके अकाउंट्स का बेस बन जाएगा और आगे आपको अकाउंट्स बहुत आसान लगेगी। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चैप्टर नंबर 8 जर्नल्स। सबसे पहले जर्नल होता क्या है? ये एक तरह की प्राइमरी एंट्री की बुक है। प्राइमरी एंट्री मतलब जहाँ पे हम सबसे पहले चीज़ों को एंटर कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, लिख रहे हैं। ठीक है, इसीलिए इसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं, क्योंकि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है, कोई भी लेन देन बिजनेस में होता है, हम सबसे पहले एक बुक में लिखते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं डेट डाल के कि हमने ये किया और इतनी अमाउंट का किया। ठीक है, उसी को कहते हैं, उस एंट्री करने को, उस एंट्री को जर्नल कहते हैं, राइट। और ये सबसे पहले आप कर रहे हो, तो ये हुई ओरिजिनल एंट्री, आपकी प्राइमरी एंट्री, जिसमें सारी चीज़ें जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती हैं। क्रोनोलॉजी का मतलब है एज पर डेट एंड टाइम। जो पहले हुआ वो पहले, जो बाद में हुआ बाद में। यानी 1 अप्रैल को कुछ हुआ तो पहले 1 अप्रैल आएगा, फिर 7 अप्रैल को कुछ हुआ तो वो बाद में, फिर 18 अप्रैल, ऐसे मतलब डेट वाइज क्रोनोलॉजी मतलब टाइम के हिसाब से, राइट। और ये किस बेसिस पे प्रिपेयर की जाती है? ये सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे प्रिपेयर की जाती हैं। पिछले चैप्टर में हमने सोर्स डॉक्यूमेंट को अच्छे से पढ़ा है, आप वो प्लीज़ देख लेना, वाउचर वाला चैप्टर। सोर्स डॉक्यूमेंट मतलब जैसे आपके बिल्स हो गए, कैश मेमो हो गए, जो भी जिससे भी हमें प्रूफ मिलता है कि कोई ट्रांजैक्शन हुई है, बिल्स को देखकर हम ये एंट्री करते हैं, जर्नल एंट्री। ठीक है, तो आई होप आपको जर्नल का बेसिक मतलब समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। जितने भी ट्रेडर्स हैं वो अपनी सारी डेली ट्रांजैक्शंस जो हैं इसके अंदर, इस बुक के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, जिस बुक को जर्नल कहते हैं। ठीक है, और रिकॉर्ड करने के प्रोसेस को जर्नलाइजिंग कहते हैं, राइट। तो ये वर्ड भी ध्यान रखना, जर्नलाइजिंग, और जर्नल इज अ बुक, राइट। नेक्स्ट देखो, हमारे पास है पूरा का पूरा प्रोसेस कि कैसे हम लोग स्टार्टिंग से एंडिंग तक पूरी अकाउंटिंग प्रोसेस को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, चल क्या रहा है। ठीक है, तो अभी हमने इससे पहले चैप्टर पढ़ा है सोर्स डॉक्यूमेंट विच इज़ वाउचर्स वगैरह। तो सोर्स डॉक्यूमेंट यानी आपके प्रूफ्स हो गए, बिल्स हो गए, जिसके जो एक सोर्स है, एविडेंस है, प्रूफ है, जिससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ ये ट्रांजैक्शन हुई है। ठीक है, डेट टाइम सब उसमें लिखा होता है। तो सबसे पहला प्रोसेस है ये, स्टेप 1। उसके बाद क्या होता है? उसी के बेसिस पे वाउचर्स बनते हैं। तो वाउचर्स भी आपको मैंने कराया, आपको पता होगा। नहीं पता तो प्लीज़ पिछली वाली वीडियो देख लेना। सारी वीडियोस का अपना अपना इंपॉर्टेंस है, तो सीक्वेंस में देखना, तभी समझ आएगा अकाउंट्स। क्योंकि बेस अभी सीख रहे हो, क्लास 11th है, बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है, तो कुछ भी स्किप मत करना। ठीक है, ओके। वाउचर्स उसके बाद बनते हैं, तो आपके हाथ में आ गए आपके वही डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर, जो भी है। उसके बाद वाउचर के और सोर्स डॉक्यूमेंट के दम पे उनको देखते हुए हम लोग जर्नल बुक में एंट्री करते हैं, जिसको कहते हैं जर्नलाइजिंग। ठीक है, इस बुक में हम इन सोर्स वाउचर्स की एंट्री करते हैं। ये हुआ आपका थर्ड स्टेप। तो सबसे पहले हम बुक्स में चीज़ों को एंटर कब कर रहे हैं? जर्नल में। तो ये ओरिजिनल एंट्री यहाँ से इसीलिए इसको बोला जाता है, और यहाँ से एंट्री करने का सिस्टम जो है शुरू होता है। ये जो थे, ये तो बस जब हमारी दो लोगों के बीच ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो उसके बीच लोग कैश मेमो या बिल ये एक्सचेंज कर देते हैं। जर्नल है, एक एविडेंस के प्रूफ के तौर पे रिसीट वगैरह दे देते हैं, तो ये तो बन ही जाता है। तभी हम जो बुक्स में एंट्री करते हैं वो सबसे पहले जर्नल में करते हैं। ठीक है, तो ओरिजिनल एंट्री वाली बुक बोलते हैं इसको। जर्नल के बाद हम लोग जो सीखेंगे वो सीखेंगे पोस्टिंग करना। पोस्टिंग का मतलब है ये एंट्रीज को हम लोग अलग अलग हेडिंग के अकाउंट में, अकाउंट मैंने आपको पिछले से पिछले चैप्टर में सिखाया है। अकाउंट में जैसे कैश अकाउंट हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, परचेजेस अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, जो भी अकाउंट है, जितनी भी चीज़ें हमारी बिजनेस में हुई हैं, उन सबको अलग अलग कैटेगरी में रिकॉर्ड करते हैं, उनको अकाउंट कहते हैं। अलग अलग हेडिंग के अंडर बेसिकली क्लासीफाई कर दो, इन एंट्रीज़ को अलग अलग पार्ट्स में बांट दो, जिससे हमें क्लैरिटी मिल सके। उसको कहते हैं लेजर या पोस्टिंग करना। ठीक है, लेजर बनाना। तो ये अकाउंटिंग यानी ये अकाउंट बनाना इज़ दी नेक्स्ट स्टेप आफ्टर जर्नल। जब लेजर्स बन गए, लेजर के बाद होता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या है, क्यों है, वो सब हम चैप्टर में सीखेंगे, आगे आके पढ़ेंगे। तो ट्रायल बैलेंस एक तरह से बैलेंसेस को चेक करता है किसी भी
किसी भी टाइम पे हम ट्रायल बैलेंस बनाकर ये चेक कर सकते हैं कि हमारा पूरा प्रोसेस जो है ठीक चल रहा है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद बनता है, नेक्स्ट है ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। नाम से ही आपको पता चलेगा पीएनएल अकाउंट बन रहा है किस लिए, प्रॉफिट या लॉस पता लगाने के लिए कि बिजनेस में हो क्या रहा है। तो ये एकदम ईयर एंड पे बनता है, 31 मार्च को आप ये बनाओगे ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, जिससे हमें पता चलेगा हमारी बिजनेस की पोजीशन क्या है, चल क्या रहा है बिजनेस में, ठीक है। और उसी टाइम बनता है बैलेंस शीट, दिस इज द लास्ट स्टेप, जिसमें हम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का पूरा एक हेडिंग के अंदर सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ लिखते हैं, कितने कितने बैलेंसेस हैं, क्या है हमारे बिजनेस में, क्या हमें लेना देना है, सब समराइज फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। तो ये जितने भी आप नाम देख रहे हो ना, ये सारे आपके क्लास 11th की बुक्स के चैप्टर के नाम है। एक एक चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, वाउचर हम पढ़ चुके हैं, फिर जर्नल्स अभी पढ़ रहे हैं, लेजर एक चैप्टर है, फिर ट्रायल बैलेंस है, फिर ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट आएगा आपको बनाना है, फिर बैलेंस शीट एक चैप्टर है। तो ये सारे के सारे आप अपने इंडेक्स देखना, आपको ये नाम दिख जाएंगे, और ये सब हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट चैप्टर है, यहाँ से हमने ये स्टार्ट किया, स्टेप 1 शुरू किया, जर्नल बनाना, राइट। फिर नेक्स्ट चैप्टर में लेजर सीखेंगे। इस तरह से आपको पूरा समझ आ जाएगा धीरे धीरे। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि पूरी बुक इम्पॉर्टेंट है। 11th का तो पूरी बुक, पूरे सारे चैप्टर इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो आपका बेस डेवलप कर रहे हैं अभी, ठीक है। अब जल्दी से इसकी एडवांटेजेस और लिमिटेशंस देख लेते हैं जर्नल की। तो फ़ायदे क्या है, बेसिकली ये सारी अकाउंटिंग डेटा को, हमारे पास जितना भी अकाउंटिंग डेटा है जो भी हमारे बिजनेस में चल रहा है, उसको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें बता देता है, दिखा देता है। यानी हमारी जो बुक है, अगर मैं वो देखूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ था और उसके बाद क्या हुआ था, ठीक है। लेस पॉसिबिलिटी ऑफ एरर, तो गलती होने के चांस कम है क्योंकि हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। रिकॉर्ड करना अपने आप में आप गलती नहीं करोगे क्योंकि आप कुछ भी मेमोराइज नहीं करना, आपने हर चीज़ लिख ली है, तो गलतियाँ ऑब्वियसली कम होगी। इट इंक्लूड्स एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन। अभी हम सीखेंगे, जब भी हम एंट्री करते हैं, तो जब भी हम जर्नल एंट्री करेंगे उसमें नीचे हम एक लाइन लिखते हैं ऐसे ब्रैकेट में, उसमें ये लिखते हैं कि हुआ क्या है, मतलब ये जो एंट्री है वो किस बात की एंट्री है, क्या हुआ है दो लोगों के बीच में, ठीक है। तो उस ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन भी आपको उस एंट्री में मिल जाती है। मेक्स लेजर पोस्टिंग ईजी, और इस जर्नल से लेजर पोस्टिंग मतलब नेक्स्ट स्टेप काफ़ी आसान हो जाता है। ये पॉइंट आप समझोगे जब हम बनाना एक्चुअल में स्टार्ट करेंगे, तो आपको समझ आएगा कि ईजी क्यों है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लिमिटेशंस पे। कुछ इसके नुकसान भी हैं, कमियां भी हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन। भाई, जब बिजनेस में हर दिन हज़ारों लाखों ट्रांजैक्शन हो रही हैं, तो सबको रिकॉर्ड करना कई बार कुछ सिचुएशंस में पॉसिबल नहीं हो पाता। हाँ, ये हो सकता है कि आपने ज़्यादा अकाउंटेंट्स रखे हुए हैं या ज़्यादा लोग रखे हुए हैं काम सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए, बट स्टिल कुछ बड़े बिजनेस में, इंडस्ट्रीज़ वगैरह में ज़्यादा सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा कैश बैलेंसेस को रिकॉर्ड मतलब रिवील नहीं कर पाता है ये। जर्नल सिर्फ आपको दिखा रहा है कब क्या हुआ, बैलेंसेस नहीं दिखा पाता कि अब इसमें कितना बैलेंस है फाइनल। उसके लिए हमें लेजर बनाना पड़ता है। वो भी आपको समझ आएगा कि लेजर क्यों बैलेंसेस और कैसे दिखाता है। तो जर्नल जो है आपको किसी भी चीज़ का, जैसे आपके कैश कितना है या बैंक में कितना पैसा पड़ा है, वो आपको जर्नल एंट्री देखकर नहीं समझ आएगा। उसके लिए आपको लेजर बनाना पड़ेगा, यानी कैश की चीज़ों को अलग करना पड़ेगा, बैंक की चीज़ों को अलग करना पड़ेगा, छटाई करना पड़ेगा एक तरह से, और उसके बाद पता लगाना पड़ेगा कि कितना दोनों में बैलेंस है, कितना पैसा आया, कितना गया और कितना डिफरेंस बचा है उस हिसाब से। तो वो नेक्स्ट स्टेप में आता है, ठीक है। तो आप किसी भी चीज़ का बैलेंस यहाँ पता नहीं लगा सकते, और ये लेजर का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, ये लेजर से पहले का स्टेप है, ठीक है। सब्सटीट्यूट होता है, इस लेजर को आप सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते इससे कि लेजर नहीं बनाते, चलो जर्नल से बना सकते हैं। जर्नल से आपके बिजनेस में कुछ होगा नहीं, ये सिर्फ एक लेजर बनाने के लिए एक हेल्पिंग हैंड है, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब सीखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि है इसका फॉर्मेट। तो फॉर्मेट आप देखो कैसा होता है। फॉर्मेट कुछ इस तरह से दिखता है इसका। डेट, फर्स्ट कॉलम में डेट आएगा, उसके बाद पर्टिकुलर्स, उसके बाद लेजर फोलियो, फिर डेबिट। अब डेबिट और क्रेडिट क्या है हम अच्छे से समझ चुके हैं। नहीं समझे, डेबिट और क्रेडिट के साइड रिकॉर्ड करते हैं कैसे होता है, तो प्लीज़ 6th चैप्टर अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अच्छे से देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले ही बताया सब कुछ लिंक्ड है, अगर एक भी चीज़ बीच में से मिस हुई है, स्किप हुई है, तो आपको हो सकता है चीज़ें समझ ना आए उतनी क्लैरिटी के साथ। तो एक बार तो
मेहनत करके पूरा फ्लो में एक बार देख लेना सारी वीडियोस को या सारे चैप्टर्स को एक साथ पढ़ना, ठीक है। उसके बाद जो आपको सही लगे वैसे पढ़ना। ओके, तो शुरू करते हैं। देखो, जब भी हम किसी चीज़ को रिकॉर्ड करेंगे, अब बहुत ध्यान से फोकस के साथ समझना मैं क्या कह रही हूँ। जब भी हम किसी चीज़ को रिकॉर्ड करेंगे, हम ऐसा फॉर्मेट बनाएंगे, अगर हमें जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी है तो सबसे पहले कॉलम में हम लिखेंगे डेट, सेकंड में हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स, थर्ड में LF, दिस मीन्स लेजर फोलियो, ठीक है। क्या है अभी बताते हैं। फिर है फोर्थ कॉलम इज डेबिट रुपीज़ में, और फिफ्थ है क्रेडिट अगेन इन रुपीज़, ठीक है। डेट में सबसे पहले आप डालोगे ईयर, ये आपको दिख रहा होगा 2025, ये ईयर है, राइट। उसके बाद मान लेते हैं डेट आपकी April 5 है, तो आप April 5 डेट बाद में लिखोगे, ईयर आप सबसे पहले डाल दो, सारी ईयर की ट्रांजैक्शन यहाँ पे चलती रहेंगी, ठीक है। तो अप्रैल जो भी डेट है आपने लिख दिया, डेट को समझना आसान है। अब आते हैं डेबिट और क्रेडिट को समझना। डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड हमेशा बराबर रहेंगी, ध्यान रखना। डेबिट विल ऑलवेज बी इक्वल टू क्रेडिट, क्योंकि हमारी बुक जो है डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड है, और वो कहती है कि डेबिट हमेशा क्रेडिट के बराबर होगा। एक ट्रांजैक्शन का कुछ भी असर होता है तो वो उसके दो एस्पेक्ट होते हैं, दो असर होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है कि डेबिट हमेशा क्रेडिट के इक्वल होगा। जो अमाउंट आप डेबिट साइड लिखोगे वही क्रेडिट साइड लिखोगे, राइट। इतना क्लियर हुआ। अब आते हैं एंट्री करनी कैसे है। तो पर्टिकुलर्स के अंदर कॉलम में आप एंट्री करते हो। एंट्री मतलब एग्जाम्पल ले रखा है मैंने यहाँ पे, कैश रिसीव फ्रॉम मोहन। आपके बिजनेस में आपको कैश मिला है, कैश आपने रिसीव किया है, तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आपको चलना है, वो ध्यान रखना है। मैंने आपको मॉडर्न क्लासिफिकेशन में कराया है CLEAR, क्लियर के हिसाब से। आपके बिजनेस में कैश आया और मोहन ने आपको कैश दिया, तो मोहन आपका ज़रूर ही डेटर रहा होगा, तो उसने आपको कैश दिया है। तो कैश मिला है तो कैश बढ़ गया है। कैश क्या है? एसेट। आपका एसेट इंक्रीज हो गया है, यानी कैश बढ़ गया है। तो बढ़ जाता है तो हम डेबिट करते हैं, तो कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, ठीक है। तो रूल से हमें ये पता चला कि कौन सा डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट। तो कैश अकाउंट डेबिट, सबसे पहले डेबिट वाली लाइन लिखी जाती है। कैसे लिखोगे ध्यान से देखना। कैश अकाउंट, जो भी अकाउंट था वो लिखा हमने यहाँ पे, और थोड़ी सी दूर पे जाकर आपको हल्का सा स्पेस देना है, ये स्पेस है बीच में, और यहाँ पे लिखना है डेबिट, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट। उसके बाद मतलब क्रेडिट में कौन आएगा, उसके लिए फिर से ट्रांजैक्शन क्या हुई है, मोहन से मिलाया हमें। तो मोहन हमारा डेटर था, जिसको पैसा देना था उसने हमें दे दिया, तो हमारे डेटर कम हो गए। अब डेटर कम कैसे हो गए, अभी आगे और अच्छे से समझेंगे। अगर नहीं भी समझ आ रहा है, मैं सिर्फ आपको एंट्री करने का तरीका बता रही हूँ अभी। तो डेटर कम हो गए, यानी एसेट्स, डेटर हमारे एसेट्स होते हैं, वो कम हो गए, तो एसेट घट गए तो क्रेडिट होते हैं। तो मोहन को आप क्रेडिट करोगे, तो टू मोहन। जब भी हमें किसी भी चीज़ को क्रेडिट करना है, क्रेडिट साइड लिखना है, तो उसके आगे हम लगाते हैं टू, TO2, ठीक है। और नाम के साथ, जैसे मोहन एक नाम है, तो नाम के साथ हम कभी भी अकाउंट यूज़ नहीं करते, अकाउंट वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर हमें यूज़ करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं कि हम ऐसे लिखें यहाँ पे टू मोहन्स अकाउंट, ये फिर भी ठीक है। अपॉस्ट्रॉफी S और अकाउंट लिख दीजिए, नहीं तो सिर्फ नाम लिखो, ठीक है। तो एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे मुझे कोई एंट्री करनी है, लेट्स से एंट्री अब कैसे बनी है वो सब छोड़ो, अब मैं सिर्फ डायरेक्ट एंट्री एक बताती हूँ। जैसे मुझे मान लो एंट्री लिखना है बैंक टू कैपिटल अकाउंट, तो मैं देखो कैसे लिखूंगी। मैं लिखूंगी बैंक अकाउंट, मुझे बैंक को डेबिट करना है, तो बैंक अकाउंट, थोड़ा सा दूर जाके यू विल राइट डेबिट, थोड़ा फिर यहाँ पे गैप देना है, फिर लिखना है टू, क्योंकि मुझे कैपिटल को क्रेडिट करना है, तो मैं लिखूंगी टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये आपकी एंट्री होगी, और नीचे यहाँ पे ब्रैकेट में जो भी हुआ है वो आपको वर्ड्स में लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, मतलब क्या हुआ है वो बताना है इन शॉर्ट, ठीक है। तो ये सिर्फ एक जैसे ट्रांजैक्शन की डिटेल बता रहा है कि हुआ क्या है, राइट। डेबिट और क्रेडिट में आप अपना अपना अमाउंट लिख दोगे, दैट्स इट। इस तरह से हम एंट्री करते हैं। दो तीन चीज़ें क्विकली जो याद रखनी है, डेबिट हमें वर्ड लिखना होता है जब भी हम डेबिट करते हैं किसी को,
क्रेडिट करते हैं तो 2 लगाना है और थोड़ा सा स्पेस देकर, ये स्पेस जो आप देख रहे हो डेबिट जहाँ पे भी लिखा है उससे थोड़ा सा स्पेस देकर आपको 2 स्टार्ट करना है। नीचे आपको ट्रांजैक्शन की डिटेल लिखनी है, डेबिट के आगे डेबिट की अमाउंट, क्रेडिट के आगे क्रेडिट की अमाउंट लिखनी है, दोनों अमाउंट सेम होनी चाहिए। और आता है लास्ट लेजर फोलियो। लेजर फोलियो कॉलम में आपको कुछ नहीं करना फिलहाल, बिकॉज अभी आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट ये आपको फॉर्मेट में बनाना है। फॉर्मेट में बनाना ज़रूरी है, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। होता क्या है वो सुन लो। लेजर फोलियो एक कॉलम है जिसमें लेजर का पेज लिखा जाता है, यानी ये जो जर्नल एंट्री है ये एक बुक है, ठीक है, ये ऐसी बुक है जिसमें हम एंट्री कर रहे हैं, राइट, डेबिट और क्रेडिट ये एंट्री कर रहे हैं। तो अब इसको हम जब वहाँ पे लेजर में अकाउंट में पोस्ट करेंगे तो यही इसी एंट्री को देखकर उसको पोस्टिंग करेंगे। तो ये कौन से पेज में था या वहाँ कौन से पेज में रिकॉर्ड किया उसको हमें यहाँ पे लिखना होता है। जैसे उस बुक में, लेजर वाली बुक में मैंने पेज नंबर 10 में इसको लिखा है, तो मैं यहाँ पे पेज 10 लिखूंगी कि ये जो एंट्री है वो पेज नंबर 10 में आपको मिलेगी, ठीक है। और उसी तरह लेजर में भी जर्नल फोलियो का आप कॉलम देखोगे, जब हम करेंगे मैं बताऊंगी तब, फॉर्मेट में जर्नल फोलियो का कॉलम होगा और वहाँ पे इसका पेज नंबर मिलेगा। फॉर एग्जांपल ये पेज नंबर 21 है, तो आपको वहाँ पे इसी एंट्री के आगे 21 मिलेगा, सो दैट हम क्रॉस चेक कर सके, हमें प्रॉब्लम ना हो ढूंढने में, हमें पेज नंबर वहाँ पे मिल जाए, ठीक है। तो ये सिर्फ पेज नंबर को बताता है कहाँ पे ये एंट्री आपको लेजर में मिलेगी और लेजर से कहाँ जर्नल में मिलेगी। तो अभी आपको इसका करना कुछ नहीं है आपको, लेकिन कॉलम बनाना बहुत ज़रूरी है, राइट। इसके अलावा नरेशन इसी को कहते हैं। ये जो आपने रिटन पार्ट है ना, जो आपने ट्रांजैक्शन के बारे में डिटेल दी है, इंफॉर्मेशन दी है, वो नरेशन होता है, उसको नरेशन कहते हैं, ठीक है। ओके, तो ये तो था हमारा फॉर्मेट के बारे में सारी जानकारी। अब हम आते हैं ट्रांजैक्शंस के ऊपर। अब कभी भी आपको जर्नल एंट्री अगर करनी है तो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। शुरू में स्टेप्स लगेंगे बट उसके बाद आपको आदत पड़ जाएगी माइंड को, तो आप बहुत बिना ये स्टेप को याद रखे कर पाओगे। सो सबसे पहले आपको करना क्या होता है, आपको कोई भी ट्रांजैक्शन को पढ़ना है और ये देखना है कि उसमें कौन से 2 अकाउंट इन्वॉल्व हैं, विच अकाउंट्स आर इन्वॉल्व, ठीक है, कौन से 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, ओके। उसके बाद उन अकाउंट का नेचर क्या है, मतलब कौन से अकाउंट है, नेचर मतलब वो जो, या तो एक आप ट्रेडिशनल अप्रोच अच्छे से मतलब सीख लो, या आप मॉडर्न अप्रोच सीख लो। तो सॉरी मैंने क्या लिख दिया, CLEAR, मॉडर्न वाला वर्ड है क्लियर, या तो क्लियर वाली अप्रोच अच्छे से सीख लो। एक अप्रोच कोई भी आती होगी काम बन जाएगा। तो क्लियर में से वो कौन सा मतलब अकाउंट है, कैपिटल है, लाइबिलिटी है, एक्सपेंस है, एसेट है, रेवेन्यू है। उसके बाद आपने रूल्स सीखे होंगे तो रूल को अप्लाई करना है, ठीक है। जो भी आपने अकाउंट आइडेंटिफाई किया उसके हिसाब से जो भी नेचर है वो रूल लगाना है और डेबिट और क्रेडिट डिसाइड करना है। यही है, ये हम पिछले अकाउंट में प्रैक्टिस भी कर चुके हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन में पिछले चैप्टर में। तो अब इसको एक्चुअल में करके देखते हैं। 2 तरह की एंट्रीज है हमारे पास, एक सिंपल एक कंपाउंड। तो एक सिंपल एंट्री क्या होती है जिसको हम करके आए, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। देखो 2 मैंने थोड़ा सा स्पेस देकर लिखा है, यहाँ पे स्पेस है, फिर 2 कैपिटल अकाउंट लिखा है, और एक डेबिट है, डेबिट में भी एक चीज़ है, आइटम है, और क्रेडिट में भी एक आइटम है, दोनों तरफ एक एक आइटम है, इसका मतलब ये सिंपल एंट्री है, ठीक है, इसको सिंपल एंट्री कहते हैं। कंपाउंड एंट्री क्या होती है, जिसमें डेबिट या क्रेडिट में या दोनों में एक से ज़्यादा आइटम हो, ऐसा हो सकता है, अभी आगे देखेंगे कब। बस आप ध्यान रखना कि इन एंट्रीज को, इस तरह की एंट्री को कंपाउंड एंट्री बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमने लिखा कैश अकाउंट डेबिट, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो ये कंपाउंड एंट्री हुई, यहाँ पे 2 डेबिट हैं, देखो ये दोनों डेबिट है और एक ही क्रेडिट है, राइट। अब ये हर एंट्री में ध्यान रखना कि डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर होंगे। देखो यहाँ 1000, यहाँ 1000 और हमेशा सेम है। यहाँ पे देखो ये भी 1000 और ये भी 1000, मतलब दोनों का टोटल सेम होना चाहिए। 700 प्लस 300 1000 हुआ, ये भी 1000 है। तो एंट्री कुछ भी हो, कंपाउंड हो चाहे सिंपल हो, डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर होंगे। अगर नहीं है तो आपने कुछ गलती की है, राइट। अकाउंट्स में थोड़ा सा फ़ायदा है कि आपको ना गलती, अगर आपको बेसिक्स आते हैं तो आपको गलती समझ आ जाती है, कि आपको ये पता चल जाता है एटलीस्ट कि हाँ आपने कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ की है, या तो आपके आंसर्स मैच नहीं होंगे, या बैलेंस मैच नहीं होंगे, या एंट्रीज आपस में डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं होगा। तो बहुत ईजी है, अगर थोड़ा सा भी ध्यान दो ना तो अकाउंट्स में गलत कर रहे हो कि सही, वो पता लगाना बहुत आसान है, खुद को ही पता चल जाता है, ठीक है।
तो अब सीधा चलते हैं एंट्रीज़ की तरफ। ग्रीन कलर से जो लिखी हुई है वो है एंट्री, जो आपको गिवन होगी, और ब्लू कलर से जो आप देख रहे हो वो एंट्रीज़ हैं, जर्नल एंट्रीज़। सॉरी, ग्रीन कलर इज़ अ ट्रांजैक्शन जो हुआ है बिजनेस में, और ब्लू कलर इज़ अ एंट्री जो हमने की है। ठीक है, तो एक एक एंट्री को समझेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे। मैंने टी एस ग्रेवाल की बुक से ही ली है, तो आपके पास अगर बुक है तो आप वो भी रेफ़र कर सकते हो। ठीक है, जितनी इंपॉर्टेंट एंट्रीज मुझे लगी मैंने सारी इसी में डाल दी हैं। ये एक ही नोट, मतलब ये एक ही पीडीएफ आपको पूरी जर्नल चैप्टर की का वो दे देगा, सारा समराइज फॉर्म में पूरा एक सार दे देगा। तो यही आपको कैरी करना है, यही आपको रीड करना है, आपको बुक उठाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ बुक लो और प्रैक्टिस करो उससे क्वेश्चन, आपका काम बन जाएगा। सब कुछ इस नोट में अवेलेबल है। अगर आपको लगता है कि कुछ मैंने छोड़ा है, मिस हो गया है, या मुझे कुछ मॉडिफाई करना चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मैम नोट्स में थोड़ा ये भी ऐड कर दो या इस तरह से लिखो। जो भी आपकी सजेशंस और फीडबैक है प्लीज़ नोट्स के रिगार्डिंग ज़रूर देना, या वीडियो से रिगार्डिंग। तो शुरू करते हैं अपने फर्स्ट एंट्री से। एंट्री हमारी, दत्ता स्टार्टेड बिजनेस एंड इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल ऑफ 1 लाख। दत्ता ने बिजनेस स्टार्ट किया है और उसने कैपिटल बिजनेस में लिख डाला है 1 लाख रुपए। तो देखो, सबसे पहले अभी हमने स्टेप्स पढ़े थे, आपको देखना है किन दो अकाउंट पे असर पड़ेगा, दो या दो से ज़्यादा, कितने भी, किन अकाउंट्स पे असर पड़ेगा। तो मुझे पता है, एक तो कैपिटल आया है, ये देखो ये बिजनेस है, ये बिजनेस है, और ये दत्ता है। हम अकाउंट्स में दोनों को, बिजनेस यूनिट और जो ओनर है, दोनों को अलग अलग मानते हैं। तो दत्ता ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस में पैसा डाला कितना, 1 लाख रुपए। ठीक है, 1 लाख रुपीज़ बिजनेस को दिया। और बिजनेस जो है वो अकाउंट बनाता है, यानी वो जर्नल एंट्री बना रहा है। दत्ता ओनर नहीं बना रही है, अकाउंट बना रहा है। कौन, किसके नज़रिए से आपको अकाउंट्स बनाना है या अकाउंटिंग एंट्रीज करनी है, बिजनेस के नज़रिए से। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। अब जब बिजनेस के पास पैसा आएगा, ओनर का पैसा आया है, ओनर के पैसे को कहते हैं कैपिटल। तो कैपिटल आया है, तो कैपिटल जो है, एक अकाउंट तो मुझे मिल गया, कैपिटल अकाउंट, जो कि बढ़ गया है। ठीक है, इसके अलावा क्या हुआ है, बिजनेस के ऊपर लाइबिलिटी बढ़ गई है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया, अगर बिजनेसमैन ओनर पैसा लगा रहा है तो वो एक इंटरनल लाइबिलिटी होती है। मतलब बिजनेस और ओनर अलग अलग हैं, तो ऑब्वियसली बिजनेस ओनर ने पैसा दिया है बिजनेस को, तो बिजनेस के लिए तो उधारी है ना, वो अपने ओनर को वापस करेगा, कभी ना कभी विद इंटरेस्ट वापस करेगा। ठीक है, तो ये लाइबिलिटी जो है वो बढ़ गई है, राइट। अब देखो तो कैपिटल एक तरह की लाइबिलिटी है, और बिजनेस में आया है पैसा, पैसा भी तो आया है। तो पैसा आने की, अब या तो बैंक में आएगा या कैश में आएगा, किसी भी फॉर्म में आएगा। अब गिवन नहीं है तो मैं दोनों लेके चल रही हूँ, अगर जो गिवन हो आपको वो लिख देना है अकाउंट। ठीक है, मान लेते हैं कि बैंक में आया है, तो बैंक क्या है, एसेट है, एसेट। तो एसेट बढ़ गया है हमारा, 1 लाख से एसेट बढ़ गया है। तो एक्चुअल में हमारी लाइबिलिटी यानी कि कैपिटल, ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट सेम नहीं, सेम ही है। कैपिटल यहाँ पे ओनर की इंटरनल लाइबिलिटी है, तो कैपिटल बढ़ गई है और एसेट भी बढ़ गया है। तो जब भी एसेट बढ़ता है, अकॉर्डिंग टू रूल, क्लियर रूल के हिसाब से चलना। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एंट्रीज करते टाइम, ये CLEAR रूल क्या है, ये दोनों के केसेस में अगर बढ़ेगा तो डेबिट करना है, ठीक है, और इसका उल्टा घटेगा तो क्रेडिट करना है, और बाकी तीनों में इसका जस्ट रिवर्स है। तो देखो, एसेट यहाँ पे बढ़ रहा है और कैपिटल यहाँ पे बढ़ रहा है। एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट कर दो, तो बैंक अकाउंट डेबिट, ये देखो बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख से, टू, थोड़ा सा स्पेस देकर यू विल राइट टू कैपिटल अकाउंट। बढ़ रहा है, कैपिटल बढ़ता है तो क्लियर के हिसाब से बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, तो टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, परचेज्ड फर्नीचर फॉर ऑफिस फ्रॉम राज फर्नीचर्स फॉर 10,000, पेड बाय चेक और कैश। भाई कैश में या चेक में कैसे भी पेमेंट हुई है, तो अभी वो मेंशन नहीं कर रहा है। अगर चेक बोला जाए तो बैंक नाम डालना है आपको, और कैश बोला जाए तो कैश ही डालना है, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। ठीक है, तो अभी हम दोनों लेके चल रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं ट्रांजैक्शन करनी कैसे है। तो सबसे पहले हमारे बिजनेस में आया फर्नीचर, तो फर्नीचर बढ़ गया है, जब आया है हमने खरीदा है तो फर्नीचर बढ़ गया, और हमने बदले में क्या किया, पेमेंट किया।
पूरी पेमेंट कर दी 10,000, उसको दे दिया चेक या कैश, तो बैंक या कैश कुछ भी दे दिया तो बैंक या कैश हो गया कम, पेमेंट किया तो चला गया ना बैंक और कैश, तो कम हो गया। तो जब भी एसेट कम हो रहा है तो हम क्रेडिट करते हैं, रूल्स के हिसाब से याद रखना, फिर से क्लियर, ये रट लेना ये वर्ड क्लियर, एसेट कम हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो बैंक और कैश कम हुआ तो टू बैंक और कैश यानी क्रेडिट कर दिया। और एसेट, ये भी एसेट ही है, एसेट बढ़ रहा है, फर्नीचर बढ़ गया तो डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे एसेट बढ़ रहा है और यहाँ पे एसेट कम हो रहा है, ठीक है। तो एसेट के रूल के हिसाब से हमने डेबिट और क्रेडिट कर दिया विद 10,000 10,000, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, परचेज गुड्स फॉर 50,000 अगेंस्ट चेक। अब आपने चेक देकर 50,000 का सामान खरीदा है, गुड्स जहाँ पे वर्ड आ गया समझ लो बिजनेस से रिलेटेड, जो आप काम कर रहे हो उससे रिलेटेड सामान है, ठीक है। तो गुड्स खरीदे हैं तो इसको हम परचेजेस अकाउंट में ही डालते हैं। गुड्स जब भी बिकेंगे या खरीदा जाएगा परचेजेस और सेल्स वर्ड यूज़ होगा, ध्यान रखना फिर से। अगर गुड्स बेचा जा रहा है तो सेल्स, गुड्स खरीदा जा रहा है तो परचेजेस अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने गुड्स खरीदे हैं तो ध्यान रखो परचेजेस जो है मैंने आपको लास्ट चैप्टर में कराया है, प्लीज़ वीडियोस अच्छे से देखना। परचेजेस अकाउंट जो है वो आपका क्या होता है, आपने खरीदा है तो ये आपका खर्चा है, एक्सपेंस अकाउंट माना जाता है, खर्चा हो गया, ठीक है। तो ये एक्सपेंस कैटेगरी का अकाउंट है परचेजेस। और जो आपका चेक दिया है, आपने चेक देना या बैंक से कुछ भी करना वो एसेट है, एसेट अकाउंट। तो एसेट अकाउंट हो गया है कम क्योंकि आपने पेमेंट की है। एसेट अकाउंट कम होता है तो क्रेडिट करते हैं, देखो, ठीक है। और अगर परचेजेस यानी एक्सपेंस बढ़ गया है, परचेजेस हो गई ना हमारी, खर्चे बढ़ गए, तो एक्सपेंस बढ़ गया है तो हम उसको डेबिट करते हैं। तो ये परचेजेस अकाउंट यहाँ पे हो रहा है डेबिट, ठीक है। यहाँ पे आप समझना एक्सपेंस बढ़ रहा है और यहाँ पे एसेट कम हो रहा है, ठीक है। इस रूल के हिसाब से डेबिटेड क्रेडिट हुआ है, तो एंट्री क्या हुई, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। 50,000 50,000। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा भी क्लैरिटी है तो आगे की एंट्रीज वीडियो को पॉज करके आप कर देखो या एक बार रीड करो और फिर मेरा वीडियो देखो, सो दैट आपको और समझ आएगा कि आपको क्लैरिटी आ रही है कि नहीं आ रही है। नेक्स्ट आता है सोल्ड गुड्स फॉर 25,000 अगेंस्ट चेक। अब आपने सेल किया है, ठीक है, बेचा है। तो अब मैं एंट्री के सामने ही चीज़ें लिखूंगी जो भी हुआ है। सेल्स आपका क्या है, सेल्स हमारा रेवेन्यू है, हम हमेशा कमाने के लिए सेल्स करते हैं, रेवेन्यू प्रॉफिट कमाने के लिए, तो सेल्स आपका रेवेन्यू है। रेवेन्यू सेल्स में बढ़ रहा है, रेवेन्यू इंक्रीज हो गया और बदले में क्या आया आपके पास, कैश आया, सॉरी चेक, चेक आया। तो बैंक यानी कि एसेट जो है, बैंक एक एसेट होता है, एसेट बढ़ गया है। तो एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट होता है, क्लियर वाले रूल के हिसाब से, CLEAR एक जगह लिख लेना हर बार अपनी नोटबुक में, ये दोनों जो है बढ़ते हैं तो डेबिट, घटते हैं तो क्रेडिट, ये एक जगह लिख कर रख लो, फिर आपको बहुत आसानी होगी करने में। एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट होगा, तो बैंक अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो रहा है, देखो, ठीक है। और रेवेन्यू अगर बढ़ रहा है तो क्रेडिट होता है, उल्टा। तो टू सेल्स अकाउंट 25,000 से क्रेडिट हो जाएगा। बस यही है एंट्री, इतना ही करना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है पेड सैलरी 50,000 टू स्टाफ बाय चेक। सैलरी दी है, सैलरी एक खर्चा है बिजनेस के लिए, एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ गया डेबिट होगा, रूल देखते रहना साथ साथ। एक्सपेंस बढ़ गया, सैलरीज अकाउंट डेबिट। उसके बाद स्टाफ को चेक से दिया है, चेक मतलब बैंक आपका बैलेंस कम हो गया, तो बैंक कम यानी एसेट आपका यहाँ पे कम हो गया है तो क्रेडिट होगा, उस हिसाब से सैलरीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 50,000। नेक्स्ट आता है रिसीव्ड 10,000 फ्रॉम अमित अ डेटर। एक डेटर था हमारा, उससे 10,000 रुपये आ गए आपके पास। तो डेटर्स जो होते हैं ना हमारे एसेट्स होते हैं, क्योंकि हमें पता है वहाँ से पैसा आने वाला है, किसी भी जगह से पैसा आने वाला हो, मिलने वाला हो, फ़ायदा होने वाला हो, वो आपके एसेट्स होते हैं। तो डेटर एक एसेट है, आपने लिखा हुआ था कि मेरे पास एसेट्स हैं 10,000 के, अब उसने पेमेंट जो है आपको कर दी है, यानी एसेट्स आपके कम हो गए हैं, ध्यान से समझना कि आपके एसेट जो है कम हो गए हैं, एसेट्स डिक्रीज हो गए हैं, कितने से, 10,000 से, क्योंकि पेमेंट हो गई है, मेरे पास पैसे आ गए हैं। तो अब एसेट में आप, मैंने एसेट दिखाए हुए थे, अमित के नाम से मेरा डेटर है, एसेट है, यहाँ से पैसा आएगा,
बट आ गया तो अब मैं एसेट्स को कम कर दूंगी, ठीक है। तो एसेट कम हो जाएगा, तो टू अमित, अमित एक एसेट है तो टू अमित। उसके अलावा पैसा आया है तो बैंक में या कैश में जैसे भी आया होगा, तो एसेट बढ़ भी गया है। डेटर कम हुए हैं, ध्यान से देखना है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है। डेटर आपके कम हुए हैं तो डेटर भी एसेट है, और बैंक या कैश में एसेट बढ़ गया है, ठीक है। तो एक साइड एक एसेट कम हुआ तो दूसरा एसेट बढ़ गया, एक तरह से कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो एसेट बढ़ गया, बैंक और कैश डेबिट कर दिया टू अमित्स अकाउंट, अमित को क्रेडिट कर दिया 10,000 10,000 से। नेक्स्ट आता है पेड कैश टू सुजीत, क्रेडिटर है 5,000, यानी इसको हमें पैसे देने थे। जिसको भी आपको पैसे देने हो आपकी लाइबिलिटी है, उधार, मतलब उधारी देनी है। तो क्रेडिटर के नाम से मैंने सुजीत को क्रेडिटर बनाया हुआ था अपनी बुक्स में कि लाइबिलिटी है मेरी, ठीक है। पर मैंने उसको पेमेंट दे दी, तो मेरी लाइबिलिटी ख़त्म हो गई या कम हो गई, ये आपको समझना है। क्रेडिटर को अगर पेमेंट आप दे रहे हो तो लाइबिलिटी कम हो रही है, डेटर्स को डेटर से पेमेंट मिल रही है तो एसेट कम हो रहे हैं, ठीक है। तो लाइबिलिटी कम होती है जब भी क्लियर के रूल के हिसाब से सुजीत का अकाउंट, सुजीत एक लाइबिलिटी था, लाइबिलिटी कम हो रही है तो डेबिट कर दो, ठीक है। और पैसा हमारा जा रहा है, यानी एसेट कम हो रहा है, पैसा कैश एसेट है, एसेट कम हो रहा है तो क्रेडिट कर दो। तो सुजीत अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000 5,000, ठीक है। उसके बाद आती है एंट्री डिपॉजिटेड ₹10,000 इन बैंक, मैंने अपने 10,000 रुपये जो कैश थे वो बैंक में जाके जमा कर दिए। तो देखो ध्यान से यहाँ पे क्या हुआ, मेरा जो बैंक बैलेंस है यानी कि जो मेरा एसेट है वो बढ़ गया, बैंक वाला जो एसेट है वो बढ़ गया, बैंक में 10,000 आ गए। और जो कैश था मेरे पास, ये भी एसेट है, कैश जो है वो कम हो गया। तो एक एसेट कम हुआ, दूसरा बढ़ गया, मैंने एक जगह से पैसे उठा के बैंक में डाल दिए। तो कैश अकाउंट कम हो जाएगा तो वो क्रेडिट होगा, बैंक एसेट बढ़ जाएगा तो वो डेबिट होगा। तो इसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000 10,000 से, ठीक है। अब नरेशंस आगे आप खुद लिखते रहना, नरेशंस लिखना आपने शायद समझ ही लिया होगा, आपको सिर्फ विदाउट द अमाउंट आपको ये लिखना होता है कि हुआ क्या है, ठीक है। उसको अपनी अपनी लैंग्वेज में लिख देना। हम आगे अब एंट्रीज पे ध्यान देंगे। एंट्री है नेक्स्ट, परचेज गुड्स फॉर 5,000 इन कैश, ये परचेज गुड्स फॉर 5,000 इन कैश फ्रॉम रमेश, मैंने दोनों को एक साथ ही लिखा है। अगर आपको इन कैश दिया है और इन कैश के साथ नाम भी दिया है तो आपको नाम को इग्नोर करना है, ठीक है, देखना ही मत, काट देना या इग्नोर करना। आपको मानना है कि कैश में ही डीलिंग हुई है, ठीक है, और कुछ नहीं करना। तो गुड्स परचेज किए 5,000 कैश में, तो होगा क्या, सबसे पहले गुड्स यानी कि आपके गुड्स मतलब परचेजेस, ठीक है, परचेजेस मतलब आपके एक्सपेंस, एक्सपेंस क्या हुआ है, बढ़ गया है, ठीक है। खर्चा बढ़ गया है 5,000 से, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट सबसे पहले करोगे। उसके बाद कैश गया, कैश एसेट है, तो एसेट जो है वो कम हो गया है तो क्रेडिट होगा टू कैश अकाउंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, परचेज्ड गुड्स फॉर 75,000 फ्रॉम रमेश। अब यहाँ देखो पहले वाले केस में और अब वाले केस में क्या डिफरेंट है। फर्स्ट वाले केस में आपको कैश वर्ड दिया होता तो आपको कैश ही मानना है, नाम को इग्नोर करना है, लेकिन अगर कैश नहीं दिया हुआ तो समझ लेना कि वो क्रेडिट यानी उधार की ट्रांजैक्शन है। परचेज गुड्स फॉर 75,000 फ्रॉम रमेश का मतलब है आपने सामान तो ले लिया लेकिन अभी उसको पेमेंट नहीं की है, ठीक है। कहीं पे भी कैश वर्ड नहीं है तो वो उधारी है। तो आपकी उधारी बढ़ गई, यानी आपके क्रेडिटर्स, उधारी मतलब क्रेडिटर्स बढ़ गए, लाइबिलिटी बढ़ गई। तो लाइबिलिटी जब भी बढ़ जाती है आप उसको क्रेडिट करते हो, ठीक है। लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, क्लियर का रूल ध्यान रखना, एक जगह लिख लो बड़ा बड़ा पूरा रूल अपने सामने और फिर इन एंट्रीज को करो। और परचेजेस यानी कि गुड्स आपके पास आए हैं तो परचेज तो डेबिट होगा ही होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये एक्सपेंस है, आपका खर्चा बढ़ गया, एक्सपेंस बढ़ जाता है तो डेबिट होता है, लाइबिलिटी बढ़ जाती है तो क्रेडिट होती है, ठीक है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश। अब रमेश के आगे अकाउंट नहीं लिखना, अगर अकाउंट लिखना चाहते हो तो एपोस्ट्रॉफी एस ऑन अकाउंट लिखना, ठीक है। कोई भी नाम हो एपोस्ट्रॉफी एस अकाउंट लिखोगे या सिर्फ नाम लिखोगे, ठीक। नेक्स्ट एंट्री है गुड्स कॉस्टिंग ₹7,500 रिटर्न टू रमेश। अब जो हमने सामान रमेश से ख़रीदा था ना उसमें से 7,500 का सामान हमने वापस रिटर्न कर दिया रमेश को।
हमें पसंद नहीं आया या वो हमारी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नहीं था तो हमने रिटर्न कर दिया। अब जब भी हम रिटर्न करते हैं तो ध्यान से समझना, हमने परचेज करते टाइम ये जब एंट्री पास की थी, जब उससे हम सामान लाए थे, तो हम परचेजेस को डेबिट किया था हमने, ठीक है। अब परचेज वापस कर दिया, यानी परचेज हो गया रिटर्न। तो हम एक अकाउंट बनाते हैं परचेज रिटर्न का, जिसको हम इसका रिवर्स करते हैं, यानी कि क्रेडिट करते हैं। देखो, टू परचेज रिटर्न, ठीक है। कितने से? 7500 से। पहले हम 75,000 का सामान लाए तो थे, तो हमने डेबिट किया था। अब हमने रिटर्न कर दिया तो हम रिवर्स एंट्री पास करेंगे, हम उसको क्रेडिट कर देंगे, टू परचेज रिटर्न। और परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी बोला जाता है, क्योंकि हम अपने बिजनेस से बाहर वापस माल भेज रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं वापस सप्लायर को, जिससे भी हम लेके आए थे उसको वापस दे रहे हैं, तो रिटर्न आउटवर्ड, ठीक है। तो जहाँ जो डेबिट किया है परचेज, तो रिटर्न को क्रेडिट करना, ये उल्टा चलता है, रिवर्स होता है, ठीक है। और रमेश को हमने ये देखा था, हमने अपने बिजनेस में ये नोट कर दिया था कि हमें उसको इतने पैसे देने हैं, 75,000 रुपीज़ हमें रमेश को देने हैं, ये हमारी लाइबिलिटी बन गई थी। बट अब क्या हुआ है, हमारी लाइबिलिटी ख़त्म हो गई। कितने से? 7500 से, क्योंकि इतने का माल तो हमने लौटा दिया, तो ये लाइबिलिटी ख़त्म हो गई। ख़त्म हो गई तो हम वापस कम करेंगे ना इसको। तो कम कैसे करते हैं? रिवर्स एंट्री पास करके, उल्टा। तो रमेश यहाँ पे हमने क्रेडिट किया था, यहाँ पे अब उसको डेबिट कर दो, उल्टा, ठीक है। ये ध्यान रखना, एक बार अगर डेबिट है तो अगर जितना अमाउंट का आपको उल्टा रिवर्स करना है उतने का क्रेडिट कर दो, तो फिटूस हो जाता है एक तरह से दोनों, ठीक है। आई होप ये एंट्री समझ आई होगी। थोड़ा प्रैक्टिस से आपको ये आदत पड़ जाएगी, एक बार माइंड में बस क्लैरिटी लानी है, कॉन्सेप्ट को सीखना है, फिर आप अपने आप एंट्री बना पाओगे और एंट्रीज को रीड भी कर पाओगे कि हुआ क्या है। जैसे आपको मैं एंट्री लिख के दे दूँ, आपको समझ आ जाएगा कि ये एंट्री किस चीज़ की है, मतलब क्या हुआ है इन दोनों के बीच, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। 12th है, सोल्ड गुड्स फॉर 25,000 इन कैश। सोल्ड गुड्स टू बिक्रम फॉर 25,000 अगेंस्ट कैश। अगेन देखो, नाम भी दिया हुआ है और कैश भी दिया हुआ है, मैंने इसीलिए दोनों को एक साथ लिखा है, दोनों ही एक ही बात है। अगर आपको कैश दिख गया वर्ड, तो समझ लेना वो एंट्री कैश के हिसाब से ही करनी है, नाम को इग्नोर करना है, ठीक है। तो सोल्ड गुड्स मतलब सामान बेचा है, बेचा है यानी रेवेन्यू। रेवेन्यू अगर बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, क्लियर के रूल के हिसाब से रेवेन्यू बढ़ रहा है तो क्रेडिट होता है। तो सेल्स आपकी रेवेन्यू है, तो टू सेल्स अकाउंट लिखोगे। और कैश में बिका यानी आपके पास कैश आया होगा 25,000 रुपये, तो एसेट बढ़ गया, यहाँ पे एसेट इंक्रीज हो गया, एसेट इंक्रीज हो गया तो डेबिट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है, सोल्ड गुड्स टू आशुतोष फॉर 20,000। 20,000 के गुड्स हमने आशुतोष को बेच दिया। अब यहाँ पे कैश कहीं पे भी नहीं लिखा है, तो आशुतोष का मतलब यहाँ पे सिर्फ नाम है, तो उसका मतलब है हमने इसको उधार में बेचा है, यानी ये बनेगा हमारा डेटर। यहाँ से पैसे आएंगे, ये हमें पैसे देगा, अभी नहीं दिया, बाद में देगा, इसलिए ये बन जाएगा डेटर। डेटर हमारे होते हैं एसेट, तो एसेट बढ़ गया है हमारा, डेटर बन गया है। तो एसेट बढ़ता है तो डेबिट, तो आशुतोष के नाम से आप कर दो डेबिट। टू सेल्स मतलब हमारी रेवेन्यू, रेवेन्यू भी बढ़ गई है क्योंकि 20,000 रुपये हमारे पास आएगा, रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, ठीक है। क्लियर का रूल देखते रहना साथ साथ। तो आशुतोष अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट है, पेड सैलरी इन कैश 20,000। हमने सैलरीज पे किए 20,000 रुपये। सैलरी हमारा एक्सपेंस है, प्योर खर्चा है, खर्चे डेबिट होते हैं, खर्चा बढ़ता है तो डेबिट होता है, तो सैलरीज अकाउंट डेबिट। और जाएगा क्या? कैश। कैश एसेट है, एसेट जो है हमारा कम हो गया है, खर्चा पैसा हो चला गया ना, एसेट कम हो गया है तो क्रेडिट, ठीक है। विड्रू कैश, कैश निकाला है हमने 5,000 फॉर पर्सनल एक्सपेंस। हमने अपने पर्सनल खर्चों के लिए बिजनेस के अकाउंट से 5,000 रुपये निकाल लिए। जब भी हम पर्सनल खर्चों के लिए पैसा निकालते हैं, हम उसको कहते हैं ड्राइंग, ड्राइंग करना। जब भी एक ओनर अपने पर्सनल खर्चों के लिए पैसा निकालता है तो हम वर्ड यूज़ करते हैं ड्राइंग। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, ड्राइंग्स अकाउंट, ठीक है। ड्राइंग क्या है? एक तरह से बिजनेस के लिए तो खर्चा है, उसका तो पैसा निकल गया, तो पैसा निकल गया या खर्चा हो गया तो एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ गया तो डेबिट कर दो। उसके बाद पैसा चला गया, यानी कैश की फॉर्म में हमारे पास था या बैंक में पैसा था, मान लो बैंक लिखा होता, तो बैंक या कैश हमारे एसेट है, तो एसेट जो है वो कम हो गया, कितने से? बिजनेस का 5,000 से पैसा कम हो गया, तो एसेट क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री होगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है, ट्रैवलिंग बिल ऑफ 2,500 पेड।
ट्रैवलिंग बिल था 2500 रुपये का, वो पे कर दिया हमने। तो कोई भी खर्चा है अगर वो बढ़ रहा है, खर्चे है ना हमारे, खर्चे हमेशा ही डेबिट होते हैं। तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस के ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू गया क्या, कैश। अगर यहाँ लिखा होता चेक से पेमेंट की है तो हम यहाँ बैंक लिख देते हैं, ठीक है। अभी हमें यहाँ दिया है कुछ भी नहीं दिया, छोटी मोटी अमाउंट हम कैश मान लेंगे बाय डिफ़ॉल्ट। तो कैश एक एसेट है, एसेट हमारा कम हो गया है, तो कैश डेबिट क्रेडिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट आता है ट्रैवलिंग एडवांस ऑफ 5000 गिवन टू राजीव। राजीव एक एम्प्लॉय है कंपनी का, उसको हमने ट्रैवलिंग के लिए एडवांस दे दिया है, मतलब हमने पैसे दे दिए राजीव को कि जा जो भी तेरा खर्चा होगा हमारा काम करके आ, ये पहले से एडवांस ले ले। तो जब हम इसकी जर्नल एंट्री करेंगे, पैसा जब दे रहे हैं, तो हम लिखेंगे ट्रैवलिंग एडवांस अकाउंट डेबिट। यानी हमने खर्चा है ना, एक्सपेंस है हमारे, तो पैसे चले गए तो एक्सपेंस बढ़ गया, तो एक्सपेंस अकाउंट बनाएंगे हम ट्रैवलिंग एडवांस। कोई भी खर्चा होता है उसके नाम से आप अकाउंट बना दो, ट्रैवलिंग एडवांस अकाउंट डेबिट, क्योंकि खर्चा है, खर्चा बढ़ता है तो डेबिट होता है। और हमने कैश में उसको दिया, ठीक है। अब बाय डिफ़ॉल्ट मैं कैश क्यों बोल रही हूँ, अगर मैंने अगर कुछ मेंशन नहीं है और छोटे मोटे खर्चे हैं 2000 5000 10,000, तो कैश में आप लिख सकते हो। मेंशन होगा तो बैंक ही डालना, और बहुत बड़ी अमाउंट है तो बैंक भी लिख सकते हो, गलत नहीं होगी वो एंट्री। आप बैंक भी, जैसे मान लो 1.5 लाख रुपए होता तो मैं यहाँ पे टू बैंक लिख देती, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ओके, आगे बढ़ते हैं। ट्रैवलिंग, एक सेकेंड, हाँ, ट्रैवलिंग एडवांस अकाउंट डेबिट हो गया और कैश हमारा चला गया, यानी कि हमारा जो एसेट था वो हमारा यहाँ पे कम हो गया है, तो एसेट कम हो गया तो क्रेडिट हो जाएगा। तो ट्रैवलिंग एडवांस अकाउंट डेबिट टू कैश। नेक्स्ट आती है राजीव सबमिटेड ट्रैवलिंग बिल ऑफ 4750 बैलेंस रिसीव्ड। अब इसी एंट्री के बाद एक एंट्री है, मतलब इसी के कॉन्टेक्स्ट में ही एंट्री है। राजीव ने जब वो घूम घाम के आया, काम करके आया, तो वो उसने 4750 रुपीज़ का तो हमें बिल्स दे दिए कि इतना खर्चा हुआ है। और बाकी जो 250 रुपये बच गया है, 5000 दिए थे ना हमने उसको, उसमें से ये 5000 दिए थे, उसमें से इतने का तो उसने बिल प्रूफ दिखा दिया कि ये खर्चा हो गया। तो जो 250 था ना वो उसने हमें रिटर्न कर दिया, वापस कर दिया। तो इस बात को हम एंटर करेंगे, फिर से ट्रांजैक्शन लिखेंगे। अब मैंने आपको याद है बताया था, जब भी हम किसी चीज़ को डेबिट करते हैं वो वापस आ जाए तो क्रेडिट कर दो, उल्टा। तो हमने यहाँ पे खर्चा दिखाया था कि हमारा 5000 रुपये खर्च हो गया ट्रैवलिंग एडवांस के रूप में। अब वो एडवांस वापस आ गया, मतलब वो पैसा ले आया, उसने दिखा दिया क्या क्या हुआ है। तो ट्रैवलिंग एडवांस अकाउंट को हम कर देंगे क्रेडिट, जिससे कि ये 5000 5000 बैलेंस हो जाए, ठीक है। और ट्रैवलिंग एक्सपेंस अब दिखाएंगे कहाँ कहाँ खर्चे हुए। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस हुआ, ये एडवांस था, ध्यान से देखना, ये वाला एडवांस था, हमने एडवांस दिया था, अभी खर्चा नहीं हुआ था, ये एडवांस था, ठीक है। तो एडवांस को डेबिट किया था, क्रेडिट कर दिया 5000 से, तो वो एडवांस वाला सिस्टम खत्म हो गया। अब हुआ क्या है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो गया हमारा एक्चुअल में 4750, और 250 रुपये कैश वापस आ गया है। तो कैश को जब हमने दिया था तो क्रेडिट किया था, क्योंकि कैश चला गया था, अब कैश वापस आ गया, तो एसेट वापस बढ़ गया 250 रुपये से, तो कैश को हम डेबिट कर देंगे वापस 250 से, ठीक है। आई होप एंट्री समझ आई होगी, जस्ट उल्टा करना है अगर वापस आ जाए कोई चीज़ तो, ठीक है। तो आपकी एंट्री बनेगी यहाँ पे ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू ट्रैवलिंग एडवांस। अब ध्यान से देखोगे तो ये जो आपकी एंट्री है ये एक एग्जाम्पल है कंपाउंड एंट्री का। देखो यहाँ पे 2 डेबिट्स और 1 क्रेडिट हो रहा है, तो ये एक एंट्री है, पहली एंट्री जो कंपाउंड एंट्री हमने की है। अभी तक हम लोग सिंपल एंट्री कर रहे थे, 1 डेबिट 1 क्रेडिट वाली, ठीक है। तो आपको ये ज़रूर देखना है कि यहाँ का टोटल इसके टोटल के बराबर होगा हमेशा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। अब बोल रहा है इसी के कॉन्टेक्स्ट में फिर से एक और केस है, इसी के कॉन्टेक्स्ट में 17th के कॉन्टेक्स्ट में 19th है। राजीव सबमिटेड ट्रैवलिंग बिल ऑफ 5500। इस केस में उसने 4750 के बिल्स दिए थे, तो हमने ये एंट्री की थी। अब उसने बिल दे दिए 5500 ज़्यादा के, उसने बोला खर्चा 5000 नहीं हुआ, 5500 हुआ है, 500 रुपये एक्स्ट्रा, ठीक है, वो भी खर्च हो गए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ऑब्वियस सी बात है हम उसको कैश और देंगे, अगर वो प्रूफ दिखा रहा है कि 5500 के खर्चे हो गए हैं और 5000 तो हम उसको दे चुके हैं, तो हम उसको 500 रुपये और देंगे, तो हमारा कैश और जाएगा कितना, 500 रुपये और कैश जाएगा। तो कैश अकाउंट यानी कि एसेट हमारा और जाएगा, यानी एसेट कम हो रहा है
500 से, तो एसेट कम होता है तो क्रेडिट करते हैं, तो कैश को 500 से क्रेडिट किया, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा सेम चीज़ है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो था हमने पहले क्रेडिट किया था, यहाँ पे देखो ट्रैवलिंग एक्सपेंस, सॉरी एक्सपेंस जो हमारा खर्चा है वो तो हम जितना हुआ है उतना करेंगे या करेंगे। ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 5500, ये खर्चा हो गया। ट्रैवलिंग एडवांस जो है यहाँ पे डेबिट किया था, जब उसको 5000 दिए थे डेबिट किया था। अब वो 5000 का हमें हमें पूरा बैलेंस करना है, तो हम उसी 5000 को यहाँ पे क्रेडिट भी कर देंगे कि ये अकाउंट तो हो गया है ख़त्म, डेबिट 5000, क्रेडिट 5000, बैलेंस हो गया। उसके अलावा हमारा कैश भी चला गया और ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो गए हमारे 5500 के, ठीक है। तो ये भी एक कंपाउंड एंट्री है। इसमें हमने क्या किया है, इसमें खर्चा जो है थोड़ा ज़्यादा हो गया है, जितना हमने पैसा एडवांस में दिया था उससे ज़्यादा, ठीक है। किस किस में हुआ है, एक्सपेंस में 5500, और कैश हमारा गया 500 रुपये, और ट्रैवलिंग एडवांस जो हमने पहले अकाउंट खोला था, एडवांस देते टाइम हमने मेंशन किया था कि ये पैसा हम उसको दे रहे हैं, वो हमने अकाउंट को बैलेंस किया है, ठीक है। आई होप आपको ये एंट्री समझ आई होगी। थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़रूर करना तो ज़्यादा क्लैरिटी आती चली जाएगी, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको उतना अच्छे से सीखते चले जाओगे। ओके, नेक्स्ट है इशूड चेक ऑफ 39,000 टू परम अ क्रेडिटर इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। एक क्रेडिटर था हमारा, यानी जिसको हमें पैसे देने थे, कितने, 40,000, हमें 40,000 रुपये देने थे उसको, ठीक है। लेकिन हमने उस वो 39,000 में मान गया, उसने बोला 40 मत दो, चलो 39,000 दे दो, कोई बात नहीं। तो इस पूरे सीन में हमें हो गया 1,000 रुपये का फ़ायदा, ठीक है। हमने चेक, हमें देना था 40,000 रुपये, हमने दिए 39,000 रुपीज़, तो 1,000 रुपये का हमारा फ़ायदा है, यानी कि गेन मान लो इसको, फ़ायदा हो गया बैठे बैठे, हमें 40,000, 1,000 बच गया। कोई भी फ़ायदा आपका रेवेन्यू गेन क्लियर के हिसाब से, CLEAR, रेवेन्यू गेन सब यहाँ पे आता है, इसके हिसाब से अगर रेवेन्यू बढ़ जाए तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे क्या फ़ायदा है, हमें डिस्काउंट मिला है, तो उस अकाउंट का नाम, उस फ़ायदे का नाम क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड। हमें 1,000 रुपये का डिस्काउंट मिल गया, ठीक है। तो डिस्काउंट रिसीव्ड को हम क्रेडिट करेंगे 1,000 रुपये, और हमारे बैंक से पैसे गए कितने, 39,000 रुपीज़ गए हमारे बैंक से, हमने पेमेंट की है ना। तो 39,000 का एसेट जो है, यानी कि बैंक जो है वो कम हो गया, एसेट कम होता है तो क्रेडिट करते हैं, तो बैंक अकाउंट हो गया 39,000 से क्रेडिट। और परम हमारा क्रेडिटर था, तो क्रेडिटर जब था तो हम, हमारी लाइबिलिटी थी, हमें उसको पे करना था, तो लाइबिलिटी को हम क्रेडिट करके रखते हैं, क्योंकि लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। तो हमने परम को कभी क्रेडिट करके ऊपर ट्रांजैक्शन में रखा होगा कि इसको हमें 40,000 देने हैं, अब हमने दे दिए, तो लाइबिलिटी हो गई है ख़त्म, यानी लाइबिलिटी कम हो गई है, समझ रहे हो। उधारी टल गई, उधारी टली नहीं मतलब ख़त्म हो गई, अब नहीं है, तो लाइबिलिटी कम हो जाती है, तो हम क्या करते हैं उसको, डेबिट। लाइबिलिटी कम तो डेबिट, तो परम अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ये एंट्री अच्छी है, ध्यान रखना, इम्पॉर्टेंट भी है। डिस्काउंट रिसीव या डिस्काउंट अलाउड वाली एंट्रीज कैसे करते हैं, ये बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। दोनों साइड हमेशा इक्वल होगी, 39 और 1000 और 40 बराबर है, डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 21st एंट्री बोल रहा है रिसीव्ड अ चेक ऑफ 29,500 फ्रॉम सुरेंद्र अ डेटर इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब किसी को हमें पैसे देने थे, यानी वो हमारा डेटर था, 30,000 का, 30,000 रुपये आने थे, तो हमने बोला कि यार 29,500 दे दो, ठीक है, पूरे मत दो, 29,500 दे दो। हमने उसको 500 रुपये की छूट दे दी, ठीक है, हमने उसको डिस्काउंट अलाउ कर दिया। तो डिस्काउंट अलाउ हमारे लिए क्या है, बिजनेस के लिए क्या है, एक तरह का नुकसान हो गया। 500 का आने थे पैसे, आने चाहिए थे बट नहीं आए, कम आए, तो 500 का नुकसान। नुकसान होता है तो डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, नुकसान है, लॉस है। जब भी एक्सपेंस बढ़ता है डेबिट होता है, तो डिस्काउंट अलाउड जो है डेबिट हो जाएगा 500 से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमने बैंक से, हमें बैंक में पैसा आया है, डेटर ने पैसा दिया है कितना, 29,500, तो बैंक यानी कि एसेट बढ़ गया कितना, 29,500 से, ठीक है। उसके बाद सुरेंद्र जो कि एक डेटर था, जिसको हमने एसेट बनाया हुआ था, अब वो एसेट जो है वो कम हो गया है, क्योंकि एसेट ख़त्म,
उसने 30,000 देने थे, हमने डेटर बनाया हुआ था, उसने दे दिए, तो हम अपनी बुक से एसेट को हटा देंगे कि हो गया, ख़त्म हो गया। तो एसेट कम हो जाता है तो क्रेडिट होता है, तो सुरेंद्र 30,000 क्रेडिट। ठीक है, अगेन ये कंपाउंड एंट्री है, अच्छी एंट्री है, ध्यान रखना। डिस्काउंट अलाउड कब लिखना है और रिसीव्ड कब लिखना है, इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। जब सामने वाला हमें दे रहा है डिस्काउंट तो वो हमारा फ़ायदा है, गेन है, ठीक है। और डिस्काउंट जब हम दे रहे हैं तो हमारा लॉस है, नुकसान है। ओके, नेक्स्ट एंट्री आती है विड्रू गुड्स कॉस्टिंग 5,000 फॉर पर्सनल यूज़। हमने फिर से पर्सनल यूज़ के लिए सामान लिया है। इससे पहले एक एंट्री आई थी जिसमें हमने विड्रॉ किया था कैश, यहाँ पे गुड्स की जगह था कैश। तो कैश 5,000 की अलग एंट्री थी, एक बार जाके ज़रूर देखना। कैश निकालोगे तो यहाँ पे कैश कम होगा बिजनेस का। अब हमने गुड्स निकाले हैं, तो गुड्स निकाले यानी गुड्स को हम हमेशा परचेज या सेल अकाउंट से दिखाते हैं। तो ध्यान रखना, जब आप गुड्स खरीद के लाए थे, जब बिजनेस जो है, ये बिजनेस है, ये सामान खरीद के लाया था, उसने परचेजेस को डेबिट किया था, क्योंकि परचेजेस एक खर्चा है, एक्सपेंस है, उसको डेबिट करके रखा था कि इतने का मैं सामान लाया हूँ। अब वो सामान जो है बिका नहीं, पर ओनर ले गया थोड़ा सा सामान, 5,000 का सामान ले गया। तो वो जब सामान ले जाएगा तो परचेजेस को वापस से क्रेडिट करना पड़ेगा उल्टा। जब मैंने डेबिट किया था, 5,000 से परचेजेस कम हो गई ना, हमारी सामान कम हो गया, तो मैं वापस उल्टा करूँगी, क्रेडिट कर दूँगी। तो परचेजेस अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, ये गुड्स एक तरह से जो निकल गए हैं। आगे बढ़ते हैं, और हमने की है ड्राइंग्स। ड्राइंग मतलब ओनर जब भी कोई चीज़ ले जाएगा, चाहे कैश चाहे गुड्स, उसको ड्राइंग कहते हैं। तो ड्राइंग यानी कि हमारा खर्चा है, लॉस है, ऐसे कुछ भी समझ लो, क्योंकि हम तो उसको बेचते ना, सामान को, वो बेचा नहीं, उससे हमने प्रॉफिट नहीं कमाया, वो तो ओनर ही ले गया। तो ड्राइंग हो गया, ड्राइंग अकाउंट एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़ गया यानी कि डेबिट। तो ड्राइंग्स टू परचेजेस अकाउंट। नेक्स्ट आता है गुड्स कॉस्टिंग 2,500 गिवन एज सैम्पल। 2,500 के सामान को हमने सैम्पल की तरह बांट दिया। ठीक है, अब सैम्पल में बांट दिया तो खर्चा हो गया, क्योंकि इससे तो कुछ पैसा आया नहीं, खर्चा ही है। सैम्पल की तरह बांट दिया, चाहे सामान दो चाहे कुछ भी दो, आपका खर्चा है वो। तो ये खर्चे को हम जब भी एक्सपेंस बढ़ता है हम डेबिट करते हैं, तो सैम्पल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होगा। नाम लिखना है सैम्पल एक्सपेंस या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, क्योंकि आप ये सब प्रमोशन के लिए या एडवर्टीजमेंट के लिए ही करते हो। तो जो भी नाम आप बुक में दिया हो वो आप लिख सकते हो, एक्सपेंस का नाम यहाँ लिखना है, सैम्पल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, क्योंकि गुड्स गए। गुड्स से रिलेटेड जब भी होगा तो आप परचेजेस वर्ड डालोगे। परचेजेस गुड्स जो है यानी कि आपके जो आपने खर्चा किया था या गुड्स आए थे वो कम हो गए। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे इधर पे परचेज अकाउंट क्रेडिट हुआ है, क्योंकि जब गुड्स लेकर आए थे तो डेबिट हुआ था। ठीक है, अब उल्टा वापस जा रहे हैं तो वो क्रेडिट हो रहा है, राइट। नेक्स्ट देखो, रीबेट ऑफ 2,000 सॉरी अलाउड टू रमन ऑन गुड्स सोल्ड। हमने छूट दी है, रिबेट इज़ अ छूट। रिबेट, डिस्काउंट, ये सब वर्ड्स नहीं पता हो तो प्लीज़ चैप्टर नंबर 2 बेसिक टर्म्स ज़रूर देखना, उसमें सारे वर्ड्स अच्छे से क्लियर किए मैंने। रिबेट दी है 2,000 की रमन को, जो भी हमने सामान बेचा था उसमें। तो बेसिकली हमने उसको बोल दिया कि यार कोई बात नहीं, 2,000 कम दे दे, तो हमारा नुकसान हो गया। तो नुकसान, एक्सपेंस, सब एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ गया, लॉस बढ़ गया। तो यहाँ रीबेट अलाउड एक तरह का नुकसान होता है, एक्सपेंस होता है, तो रीबेट अलाउड डेबिट हो जाएगा, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है। टू किसको दिया, रमन को दिया। रमन, देखो यहाँ पे मैंने रमन्स अकाउंट है, पोस्टॉफी एस करके अकाउंट लिखा है, और अगर ये नहीं लिखना अकाउंट तो टू रमन लिखना है आपको। ठीक है, ध्यान रखना, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो। ओके, तो ये एंट्री होगी रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिट 2,000 टू रमन्स अकाउंट 2,000। इसी तरह एंट्री है जब हमें रिबेट मिलेगी, रिबेट ऑफ 3,000 रिसीव फ्रॉम कपिल ऑन गुड्स परचेज। अब हमने जो सामान खरीदा है उसमें हमें रिबेट मिली है, छूट मिली है, तो अगेन वो छूट हमारा फ़ायदा है, यानी कि हमारा रेवेन्यू है। रेवेन्यू जब भी बढ़ता है, रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, तो रिबेट रिसीव्ड अकाउंट आप क्रेडिट करोगे टू जिसने रिबेट दी है कपिल्स अकाउंट। ठीक है, तो कपिल्स अकाउंट डेबिट टू रिबेट रिसीव्ड अकाउंट 3,000 3,000। आई होप आपको ये सारी एंट्रीज समझ आई होंगी। अगर नहीं भी आई हैं तो कुछ क्वेश्चंस एक बार और वीडियो को देख लेना, नहीं तो कुछ क्वेश्चंस जब प्रैक्टिस करोगे, जैसे जैसे 2-4 क्वेश्चन करोगे, आपको क्लैरिटी खुद भी
खुद ब खुद प्रैक्टिस से आने लगेगी। ठीक है, ओके। अब एक बार डिस्काउंट, रिबेट और कितने तरह के डिस्काउंट होते हैं सब समझ लेते हैं। एक थियोरेटिकल पार्ट इसका देख लेते हैं। तो डिस्काउंट और रिबेट का मतलब तो आपको पता है। डिस्काउंट मतलब छूट देना, रिबेट भी छूट देना। एक जो भी चीज़, किसी का कोई प्राइस है किसी भी चीज़ का, उससे कम में दे देना। ठीक है, इसको डिस्काउंट या रिबेट बोलते हैं। अब उसके रीजंस अलग अलग होते हैं। डिस्काउंट जो है दो तरह का होता है बेसिकली, एक ट्रेड डिस्काउंट और एक कैश डिस्काउंट। जो ट्रेड डिस्काउंट है ना बच्चों, वो वर्ड ही बता रहा है ट्रेडिंग करने पे, यानी जब आप ट्रेड करते हो ज़्यादा मात्रा में, ठीक है, एज अ बिजनेस डील करते हो बड़े मात्रा में, तो आपको दिया जाता है। ठीक है, तो ये एक ऐसा डिस्काउंट है जो सेलर देता है, जो बेच रहा है वो हमें देगा जब लार्ज क्वांटिटी में डीलिंग होगी। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है। इसको जर्नल में नहीं दिखाते हैं, यानी जर्नल एंट्रीज जब हम पास करेंगे तो हम ट्रेड डिस्काउंट से हमें कोई मतलब नहीं होता। हम सीधा ये लिखते हैं कि हमने कितने रुपए में वो चीज़ मिली है। ठीक है, हम ट्रेड डिस्काउंट को नहीं दिखाते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। सेकेंड पॉइंट ध्यान रखना, परचेज एंड सेल्स इज रिकॉर्डेड एट वैल्यू आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। जो भी परचेज और सेल होगी उसको ट्रेड डिस्काउंट की वैल्यू काट के, माइनस करके फिर रिकॉर्ड किया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट को आप कहीं भी मेंशन नहीं करते हो अपनी बुक्स में। इसके अलावा द कंसिडरेशन फॉर अलाउंसेस परचेजेस। अब ये अलाउंस क्यों दिया जा रहा है, उसकी कंसिडरेशन है परचेज। जब भी आप कोई सामान परचेज करोगे, यानी कुछ भी आपने खरीदा है, उसी बेसिस पे आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा, नहीं तो ट्रेड डिस्काउंट और कहीं आपको देखने को नहीं मिलता है। कैश डिस्काउंट क्या होता है, ये सेलर देता है अगेन, कब, प्रॉम्प्ट या अर्ली पेमेंट को एनकरेज करने के लिए दिया जाता है। यानी अगर मुझे चाहिए कि मैं सामने वाला जो परचेजर है, जो बायर है, वो तुरंत पेमेंट कर दे या जल्दी दे दे, मुझे तुरंत कैश दे दे या यूपीआई पे कर दे या कैसे भी कर दे, लेकिन जल्दी पैसा दे दे मुझे, तो इस केस में मैं कैश डिस्काउंट दे दूंगी। ठीक है, इसको जर्नल में दिखाते हैं। ये ट्रेड डिस्काउंट देने के बाद भी लगाया जाता है और ये पेमेंट के ऊपर होता है। याद रखना, ये परचेज पे, क्योंकि हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपस में लेन देन कर रहे हैं, ये इसीलिए, और ये क्योंकि पेमेंट अभी कर रहे हैं इसीलिए दिया जाता है। अब इसका एक एग्जाम्पल से दोनों का डिफरेंस समझते हैं। बहुत ही ईजी एग्जाम्पल है। एक बंदा है, ये हुआ आपका बायर और ये हुआ सेलर। ठीक है, सेलर बोलता है इस बायर को कि ये उसको 10,000 का माल दे रहा है। ठीक है, 10,000 का माल दे रहा है, सामान, गुड्स दे रहा है। और ये सेलर बोलता है कि मैं तुम्हें, अगर तुम 10,000 का माल खरीदते हो तो मैं तुम्हें ट्रेड डिस्काउंट दूंगा। ट्रेड डिस्काउंट दे दूंगा, लेट्स से 10%। यानी जो भी हमारा अमाउंट है ये 10,000, उसका 10% मत देना ट्रेड डिस्काउंट, क्योंकि तुम इतना क्वांटिटी में सामान ले रहे हो ना मेरे से, तो ये डिस्काउंट मत दो, मतलब ये पैसा मत दो। ठीक है, तो 10% आपको छूट। तो मुझे इसको पेमेंट करना होगा, या इसको पेमेंट करना होगा सिर्फ 9,000। तो ये जो है अपनी बुक्स में, बी जो है अपनी बुक्स में 9,000 की ही एंट्री करेगा कि मैं तो 9,000 का सामान लाया हूँ, और वहीं से अपना आगे का काउंटिंग प्रोसेस शुरू करेगा। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट को अपनी बुक्स में नहीं दिखाएगा। राइट, अब ये बोलता है कि 9,000 के बाद भी मैं तुम्हें एक डिस्काउंट और दूंगा, जिसको कहेंगे कैश डिस्काउंट। ये भी दूंगा मैं तुम्हें 5%। कब, अगर तुम तुरंत पे कर दो तो। एक तो होता है ये 9,000 बाद में ले लेना यार, अभी उधारी में दे दो, कोई बात नहीं, ट्रेडर्स के बीच आपस में चलता है। ये बोल रहा है कि यार नहीं, मुझे पैसे की ज़रूरत है, मैं फिर से और छूट दे दूंगा तुम्हें, कैश डिस्काउंट भी दे दूंगा 5%, अगर तुम पेमेंट और दे जाओ तो ज़्यादा क्वांटिटी में लिया, ट्रेड डिस्काउंट मिला। अगर तुरंत पेमेंट किया तो उस पर कैश डिस्काउंट भी मिला। तो कैश डिस्काउंट एक अलग से डिस्काउंट है जो आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट भी चार्ज किया जाता है। तो 9,000 का भी 5% निकाल के आप माइनस कर दो, 450 रुपीज़ माइनस हो जाएगा, यानी ये 450 भी आपको छूट मिल रही है। तो एक्चुअल में ये देगा 8,050 रुपये, नहीं 450, 8,550 रुपये देने होंगे इसको, आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। बात समझ आई? तो इन शॉर्ट, ट्रेड डिस्काउंट लार्ज क्वांटिटी में देता है, सेलर ही बायर को देता है। और कैश डिस्काउंट जब उसको चाहिए कि यार अर्ली पेमेंट मिले, अभी मिले या तुरंत मिल जाए, जल्दी मिल जाए, उसलिए कैश डिस्काउंट भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे देता है।
ट्रेड डिस्काउंट को हम जर्नल्स में नहीं दिखाते हैं, तो आगे भी कहीं नहीं दिखाते, कैश डिस्काउंट को हम लोग शो करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है रीबेट। क्या होता है? रीबेट होता है डिस्काउंट अलाउड बाय द सेलर। ये भी एक तरह का डिस्काउंट है जो सेलर दे रहा है, क्योंकि पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स सोल्ड, और जो सामान सामने वाले ने दिया है वो उस स्पेसिफिकेशन का नहीं है जो मांगा गया था। जैसे एक बंदे ने किसी को सामान दिया 5,000 रुपये का, वो सामान डिफेक्टेड निकला, कुछ भी उसमें क्वालिटी में डिफेक्ट हुआ, जो भी जिस तरह से मांगा था, साइज़ शेप कलर, वो उस तरह का नहीं निकला, तो वो सामान वापस करेगा। अब सामने वाला सामान वापस ना करे तो मैं उसको बोलूँगी कि यार कोई बात नहीं, ये सामान वापस मत कर, ले जा, डिफेक्टेड है, मैं जानती हूँ, थोड़ा सा पैसा कम कर ले, पैसा ले ले मुझसे, वापस ले ले पैसा थोड़ा सा, लेकिन इस सामान को वापस मत कर। ठीक है, तो इस छूट को रिबेट कहा जाता है, जो सेलर ही देता है, क्योंकि उसने पुअर क्वालिटी ऑफ गुड सामने वाले को चेप दिया है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब नया टॉपिक है इस चैप्टर का, बैड डेट्स। आपने डेटर तो सुना ही होगा, डेटर। ये थोड़ा चैप्टर ना लंबा है, मतलब वीडियो आपको थोड़ा लंबा लगेगा, समझाने में टाइम लगेगा, लेकिन चैप्टर बहुत अच्छा है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूरा देखना, थोड़ा पेशेंस से देखना, और मैं एक ही वीडियो में बना रही हूँ सो दैट वो पार्ट्स पार्ट्स में फिर से बहुत लंबा हो जाता है, मतलब टाइम तो उतना ही लगेगा चाहे कितने भी पार्ट्स में बनाऊँ, बट स्टिल मुझे एक वीडियो में प्रेफर कर रही हूँ जिसमें बंदा ये खोले और वो वीडियो पूरी देख के एक बार में पूरा चैप्टर कंप्लीट करके उठे। तो थोड़ी सी लंबी ज़रूर होगी, पूरी देखना, अच्छे से देखना, सब समझ आ जाएगा। बैड डेट्स क्या होते हैं? बैड डेट का मतलब है बुरे डेटर्स, उसकी शॉर्ट फॉर्म है। डेटर मतलब ऐसे लोग जिनसे मुझे पैसा लेना है। ठीक है, अपने आप को अकाउंट्स करते टाइम हमेशा बिजनेस समझना, बिजनेस ओनर नहीं समझना है, अपने आप को बिजनेस यूनिट के नज़रिए से देखना। तो जब भी मैं बोल रही हूँ मैं, यानी कि बिजनेस, जब भी मैं बोल रही हूँ आप, यानी कि मैं बिजनेस की बात कर रही हूँ, तो आपको यानी बिजनेस को जिससे भी पैसा लेना है, जहाँ जहाँ से पैसा आना है, वो सब हुए डेटर्स। डेटर्स जिनसे पैसा आना है वो हमारे एसेट्स होते हैं। अब क्या हुआ, कुछ लोग जो मुझे पता चल गया यार ये पैसा नहीं देगा, ऐसे भी तो हो सकता है, मैंने अपनी बुक्स में लिखा हुआ था कि यहाँ यहाँ से इतना इतना पैसा आना ही मेरे डेटर्स है, बट अब वो पैसा नहीं दे रहे या नहीं देंगे, उनका खुद का दिवाला निकल गया, वो खुद इंसॉल्वेंट हो गए। तो ऐसे केस में मैं अपनी बुक्स में डालूंगी नाम अब उन डेटर्स का, बैड डेट्स, कि अब ये बुरे डेटर हैं भैया, यहाँ से पैसा नहीं आएगा। तो बैड डेट्स एक अमाउंट जो अब नहीं रिकवर की जा सकती फ्रॉम डेटर्स, तो उसकी एक एंट्री पास करते हैं हम। जब भी हमारे डेटर्स बने थे, यानी याद रखना एसेट बढ़ गए थे हमारे, जब भी डेटर्स बनाते हो एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो हमने मान लो कोई भी डेटर था, तो हमने डेटर के अकाउंट को डेबिट किया था, क्योंकि एसेट है, बढ़ता है तो डेबिट होता है, तो डेटर के अकाउंट को हमने डेबिट किया हुआ था अपनी बुक्स में, क्योंकि यहाँ से पैसा आएगा। अब नहीं आया तो हम क्या करेंगे, उल्टा रिवर्स, कौन सी एंट्री पास करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, तो टू डेटर अकाउंट। और कहाँ भेज देंगे इसको, बैड डेट्स में। अब बैड डेट क्या है, बुरे डेटर्स, ये हमारा लॉस है। लॉस या एक्सपेंस एक ही कैटेगरी होती है, एक्सपेंस बढ़ गया है यानी कि बैड डेट्स डेबिट हो जाएगा, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। आई होप एंट्री समझ आई होगी। अब इसमें अगर तो पूरी अमाउंट नहीं आएगी, पूरी अमाउंट नहीं आएगी, 40,000 मान लो डेटर्स थे, 40 की 40 ही नहीं आई, तो मैं यहाँ पे भी 40 लिखूंगी और यहाँ पे भी 40K लिखूंगी और ख़त्म हो गया। लेकिन अगर उस डेटर ने बोला कि यार 10,000 नहीं दे पाऊँगा, 10K नहीं दे पाऊँगा, 30K मैं दे दूँगा, ठीक है, मान लो ऐसे बोला, तो जितना उसने दे दिया या वो दे देगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट उतना हो जाएगा, क्योंकि कैश एसेट बढ़ गया है, कैश आ जाएगा हमारे पास 30K। बैड डेट्स बाकी के जो 10,000 है वो डेड बैड डेट्स ही हो गए, आपके एक्सपेंस है, लॉस है, कुछ भी मान लो, ये लॉस हो गया। और डेटर 40,000 के पूरे सेटल हो गए, यानी 40,000 के डेटर आपने डेबिट किए हुए थे ना, अब क्रेडिट करके आप पूरा 40,000 को सेटल कर रहे हो, जिसमें से 30,000 जो है कैश आ गया, 10,000 हमारा बैड डेट हो गया। ठीक है, तो ये एंट्री है जब आधी अमाउंट आ जाए, एक पार्ट आपको मिल जाए। ठीक, अब कभी कभी क्या होता है, हमने ये एंट्री भी की हुई है कि बैड डेट्स है हमारे, बैड डेट्स टू डेटर हमने करके रख दिया। अब वो बंदा, उसको याद आया यार नहीं यार किसी का पैसा लेना
अच्छी बात नहीं है। उस बंदे को लगा, उसका दिमाग चमका कि नहीं यार दे देता हूँ यार, बुरी आदत है ये। तो उसने देने की ठानी और वो दे गया। तो हमने बुक्स में उसको बैड डेट बना दिया था कि ये तो नहीं आएगा पैसा, बट आ गया। तो फिर से हम लोग एंट्री पास करेंगे क्या? कैश और बैंक, यानी कि एसेट, वो पैसा दे गया है तो बैंक में दे गया होगा, या कैश में दे गया होगा तो एसेट बढ़ गया तो डेबिट कर दो। और बैड डेट्स हमने यहाँ पे देखो क्या किया था, डेबिट किया था। यहाँ पे ये देखो, ये डेबिट, ये ठीक है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट किया था। अब इसको हम क्या कर देंगे, फिर से बैड डेट्स रिकवर करके क्रेडिट कर देंगे। अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा उल्टा, तो बैड डेट्स रिकवर कर लेना आपका गेन है या रेवेन्यू है, एक तरह से फ़ायदा हो गया, गेन हो गया। गेन जो है आपका, रेवेन्यू जब भी बढ़ता है तो वो क्रेडिट होता है। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे, कॉमन सेंस लगाओगे, एंट्री समझ आने लगेंगी। इसके बाद हमारी शुरू होती है बैंकिंग से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, यानी ऐसी एंट्रीज जो जिसमें बैंक इन्वॉल्व हो। ठीक है, पहली बैंकिंग ट्रांजैक्शन है कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। तो आपने कैश जो है, आपके पास कैश था, उसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया, यहाँ पे दे दिया। तो इसकी एंट्री क्या होगी? आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैश जो है, जो कि आपका एसेट है एक फॉर्म का, वो कम हो जाएगा। और आपका जो बैंक बैलेंस है, क्योंकि वो कैश जो है बैंक में चला गया है, तो आपका बैंक बैलेंस जो है वो बढ़ जाएगा। राइट, कैश कम हो जाएगा, बैंक बढ़ जाएगा। दोनों ही एसेट हैं। एसेट का आपको रूल याद रखना है, एसेट अगर बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो बैंक बढ़ गया है तो बैंक अकाउंट डेबिट, कैश कम हो गया तो कैश जो है क्रेडिट। तो इसकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसके बाद इसी का जस्ट उल्टा है कैश विड्रॉन। कैश आपने अपने बिजनेस से निकाल लिया है, तो यहाँ पे कैश विड्रॉ होगा। बैंक से निकाला है, बिजनेस से नहीं, बैंक से निकाला है। तो बैंक जो है कम हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे एसेट जो है वो आपका रिड्यूस हो गया है, कम हो गया है, तो क्रेडिट होता है, इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट। और कैश आपके हाथ में आ गया, यानी बिजनेस में कैश बढ़ गया है, क्योंकि आप बैंक से कैश निकाल के लाए हो तो कैश बढ़ गया, यानी एसेट बढ़ गया है। तो इसीलिए एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट। राइट, नेक्स्ट चलते हैं हम, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़। यहाँ पे भी विड्रॉन हुआ है, मतलब निकाला है कैश, लेकिन इस टाइम पर्सनल यूज़ के लिए निकाला है। यानी आपने अपने कंपनी के बैंक के अकाउंट में से अपने लिए पैसा निकाल लिया, पर्सनल। तो जब भी हम अपने लिए पैसा निकालते हैं, इसको कहते हैं ड्राइंग्स। तो ड्राइंग जो है एक तरह का नुकसान है बिजनेस का। बिजनेस के नज़रिए से सोचेंगे, बिजनेस का पैसा चला गया, नुकसान हो गया। तो कोई भी एक्सपेंस या लॉस होता है वो हमेशा डेबिट होता है। तो एक्सपेंस यानी कि ड्राइंग अकाउंट डेबिट। और आपका बैंक बैलेंस जो है कम हो गया है, क्योंकि आपने बैंक से पैसा निकाला है, ये एक एसेट है, एसेट डिक्रीज हो गया है, तो टू बैंक, यानी कि वो क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री बनेगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट आते हैं पेमेंट बाय चेक टू अ क्रेडिटर। आपने एक क्रेडिटर को पेमेंट दी है चेक से। चेक से पेमेंट का मतलब है बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा, बैंक से पेमेंट गई है। ठीक है, तो बैंक कम होगा, यानी एसेट यहाँ पे कम हो रहा है, तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। पेमेंट गई किसको है? अगर कोई नाम दिया हुआ है तो आप वो नाम यहाँ पे लिखेंगे, और अगर नाम नहीं दिया हुआ है तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्रेडिटर का अकाउंट डेबिट क्यों होगा? क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी थी, उधारी थी। लाइबिलिटी अब ख़त्म हो गई है क्योंकि हमने उनको पेमेंट दे दी है। तो लाइबिलिटी जब भी कम होती है तो डेबिट होती है। क्लियर के रूल्स याद रखना, और कुछ भी नहीं है इसमें। नेक्स्ट आता है पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस बाय चेक। आपके खर्चे थे, आपने उसको चेक से पे कर दिया। फिर से एसेट, यानी कि आपका बैंक अकाउंट से पेमेंट गई है, एसेट जो है कम हो रहा है, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। एक्सपेंसेस हैं जितने भी, एक्सपेंस तो आपको डायरेक्टली पता ही है, एक्सपेंस बढ़ रहे हैं तो डेबिट होते हैं। तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट आता है आपका चार्जेस पेड और चार्ज्ड बाय बैंक। या तो चार्जेस बैंक ने पे किए हैं आपकी तरफ से, या चार्ज किया है बैंक ने किसी चीज़ का, कुछ फीस चार्ज किया है, ऐसे समझ लो। तो बैंक चार्जेस या कुछ भी खर्चे होते हैं बैंक के, वो हमारे लिए, हमारे बिजनेस के लिए खर्चे हैं। खर्चे मीन्स एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़ रहे हैं तो वो डेबिट होगा। ये आपका एक्सपेंस है,
एक्सपेंस बढ़ रहा है तो डेबिट होगा, तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, आप एक्सपेंस का नाम लिखोगे बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, और बैंक बैलेंस कम हो जाएगा क्योंकि बैंक से कटेगा, तो एसेट यहाँ पे कम हो रहा है तो टू बैंक, राइट। नेक्स्ट आता है चेक रिसीव्ड फ्रॉम अ डेटर। डेटर हमारा एसेट होता है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, वहाँ से हमें चेक मिल गया है एंड डिपॉजिटेड इन दी बैंक ऑन द सेम डे। चेक मिला और मैंने उसी दिन जाकर उसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो यानी मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, ओवरऑल बैंक बढ़ गया, मैंने तभी के तभी जाकर बैंक में डाल दिया, तो एसेट यहाँ पे इंक्रीज हो गया है, तो बैंक बढ़ जाएगा, डेबिट हो जाएगा। इसके अलावा मेरा डेटर जो कि एसेट था ऑलरेडी मेरा, वो ख़त्म हो गया है या उसने पेमेंट कर दिया, तो मैं अपने अपने बुक्स में से उसका नाम हटा दूंगी कि ये डेटर ख़त्म हो गया, ये एसेट ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे ये एसेट जो है वो कम हो रहा है, डेटर ख़त्म हो रहे हैं, तो एसेट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है, तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। नेक्स्ट आता है डेटर का नाम दिया होगा तो नाम लिखोगे, नहीं तो डेटर, राइट। नेक्स्ट है चेक रिसीव फ्रॉम अ डेटर एंड नॉट डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे। चेक मिला है लेकिन अब उसी दिन जाके डिपॉजिट नहीं हुआ है, इसको ध्यान से देखना। अगर मैंने डिपॉजिट नहीं किया तो बैंक में तो कुछ असर ही नहीं पड़ेगा, बैंक को थोड़ी पता चलेगा कि चेक आया है, चेक तो मेरे हाथ में आया है, ठीक है, मेरे पास आया है। तो चेक इन हैंड अकाउंट हम ओपन करते हैं, चेक इन हैंड या जितने भी चेक्स हैं आपके एसेट्स की तरह होते हैं, आपके एसेट ही हैं एक तरह से, क्योंकि वो आपका पैसा है, बस चेक की फॉर्म में है। तो कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट हो जाता है क्योंकि एसेट बढ़ रहा है, राइट। इसके अलावा डेटर अगेन, यहाँ पे भी डेटर आपके ख़त्म हो गए हैं यानी कि कम हो गए हैं, डेटर ने पेमेंट कर दी है, तो एसेट यहाँ पे कम हो रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू डेटर। अब अगर मैं ये वाला जो चेक है ये कुछ दिन बाद या कभी भी थोड़े टाइम बाद मैं इसको बैंक में डिपॉजिट कर दूँ, तो डेटर को तो हम यहाँ पे ख़त्म कर चुके हैं, मतलब अपने बुक से हटा चुके हैं, उसका अकाउंट बैलेंस कर चुके हैं, लेकिन चेक इन हैंड अकाउंट हमने ओपन कर दिया था डेबिट करके, इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, चेक इन हैंड को क्रेडिट करेंगे, जस्ट ऑपोजिट, इसको बैलेंस करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए चेक इन हैंड डेबिट किया था, जब अब चेक जाकर बैंक में जमा हो रहा है तो चेक इन हैंड को वापस क्रेडिट करेंगे, और अब कहाँ जाएगा, बैंक में जाएगा पैसा, तो बैंक यानी कि एसेट आपका बढ़ गया है, बैंक बैलेंस बढ़ गया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट। तो जब चेक आया मैंने एंट्री की ये वाली पास, फर्स्ट वाली, ये वाली, और जब चेक मैंने डिपॉजिट किया बैंक में तो मैंने ये एंट्री पास की है, राइट। आई होप डिफरेंस समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, चेक जो है डिपॉजिट किया था वो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर का मतलब है बाउंस हो गया, या सामने वाले के अकाउंट में इतना पैसा नहीं था जो चेक में जितना लिखा था, तो वो बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया। तो हमने जब चेक डिपॉजिट जब हमारे पास आया होगा तो हमने क्या एंट्री पास की थी, ध्यान से देखो, जब हमने चेक रिसीव किया था तो हमने ये एंट्री पास की थी, मैं आपको दिखाती हूँ, ये बैंक टू डेटर, डेटर को यानी डेटर हमारा एसेट था, ख़त्म हो रहा था, हमने इसको क्रेडिट किया था और बैंक बढ़ गया था क्योंकि पैसा आ गया। अब हमने ये एंट्री पास कर दी लेकिन डिसऑनर हो गया, थोड़े दिन बाद हमें पता चला ये तो चेक बाउंस हो गया, तो अब हम इसकी रिवर्स एंट्री पास करेंगे, डेटर को वापस से, मेरा डेटर बन गया, वापस से एसेट बढ़ गया, तो इसको वापस से डेबिट कर दो, देखो यहाँ पे ये क्रेडिट किया था डेटर को, ये रहा क्रेडिट, ठीक है, इसको वापस से डेबिट कर देंगे टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट वापस, पहले हमने इसको डेबिट कर दिया था यानी हमें लगा था पैसा आ गया लेकिन नहीं आया, तो हम इसको वापस से क्रेडिट कर देंगे बैलेंस करने के लिए, जस्ट ऑपोजिट है डिसऑनर की एंट्री, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक, बैंक ने कुछ इंटरेस्ट चार्ज किया है, तो कुछ भी खर्चा हुआ है आपका, चार्जेस जो है खर्चे हैं, फीस, कोई भी एक्सपेंस, तो एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है जब भी बढ़ता है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक से कटा है तो बैंक जो है एसेट है, एसेट कम हो रहा है तो टू बैंक अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया है, जब भी बैंक इंटरेस्ट देगा तो बैंक बैलेंस हमारा बढ़ जाएगा यानी एसेट बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट। और इंटरेस्ट रिसीव्ड आपका गेन है या इनकम मान लो इसको, जब भी गेन होता है, इनकम होती है, किसी भी तरह की रेवेन्यू होती है, वो बढ़ रही है तो क्रेडिट होता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। नेक्स्ट है बैंक मेक्स पेमेंट फ्रॉम फर्म्स बिहाफ,
बैंक जो है फर्म के बिहाफ पे पेमेंट कर रहा है। अगेन इसकी एंट्री भी सेम ही है, क्योंकि खर्चा कर रहा है बैंक, तो एक्सपेंस, जो भी एक्सपेंस है उसका नाम लिखोगे, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, ये आपको समझ आ ही जाएगा, सेम ही है सब। फिर है ड्यूज कलेक्टेड बाय बैंक ऑन फर्म्स बिहाफ। कोई भी ड्यू है, कोई भी अमाउंट जो है जो रिसीव करने वाले हैं हम, या हम मतलब कंपनी रिसीव करने वाली है, और वो बैंक में आ जाती है सीधा, तो बैंक जो है बढ़ जाएगा, बैंक बैलेंस बढ़ गया, यानी एसेट इंक्रीज हो गया। इसके अलावा टू डिविडेंड, या जो भी आया है, इस लेट्स से ये डिविडेंड आया है तो हमने डिविडेंड लिख दिया, जो भी आई अगेन गेन है, रेवेन्यू है, रेवेन्यू बढ़ रहा है तो क्रेडिट होता है। ठीक है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो टू डिविडेंड या जो भी चीज़ आपने रिसीव किया वो नाम यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट आता है रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन इन कैश। आपने बैंक लोन लिया था, उसका आपने पेमेंट किया है कैश में। सबसे पहले तो कैश गया, एसेट कम हो गया, एसेट कम हो गया तो क्रेडिट होता है, तो कैश को तो क्रेडिट कर दोगे। उसके बाद बैंक लोन क्या था, आपकी लाइबिलिटी थी, आपने बैंक से उधारी ली हुई थी, लाइबिलिटी बढ़ी हुई थी, लाइबिलिटी थी कुछ, अब बैंक आपने लोन जो है आपने पे कर दिया, तो लाइबिलिटी यहाँ पे कम हो गई है, लाइबिलिटी कम हो जाती है तो डेबिट होती है, राइट। तो बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट आता है ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक अकाउंट, से फ्रॉम एसबीआई टू पीएनबी। आप एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांजैक्शन कर रहे हो या पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हो, इसकी हम क्या एंट्री करेंगे, कुछ भी नहीं है, जिस बैंक से निकाल के जिस बैंक में डाल रहे हो उसके नाम का खेल है सारा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मानते हैं एसबीआई से पैसा निकाल रहे हो, एसबीआई से पैसा कम हो रहा है, तो एसबीआई का अकाउंट, बैंक अकाउंट कम हो रहा है, यानी कि क्रेडिट होगा, एसेट कम हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो एसबीआई क्रेडिट में जाएगा टू पीएनबी, पीएनबी का बैलेंस बढ़ेगा तो एसेट यहाँ पे बढ़ेगा, तो बैंक अकाउंट पीएनबी, ब्रैकेट में अब बस नाम लिख दोगे, बाकी बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट ही इसकी एंट्री है। ठीक है, नाम पीएनबी और एसबीआई आ जाएगा इस एग्जाम्पल में, अदरवाइज जो आपको दिया हो। तो एंट्री का आपको कॉन्सेप्ट समझना है, जिस बैंक अकाउंट से जा रहा है उसको क्रेडिट करेंगे, जिस बैंक अकाउंट में आ रहा है उसको डेबिट करेंगे। नेक्स्ट आती है एंट्री आपकी गुड्स गिवन एज चैरिटी। आपने चैरिटी के लिए गुड्स दे दिए, सामान चैरिटी के लिए दे दिया, तो चैरिटी आपका एक तरह से नुकसान है या खर्चा है। जो भी एक्सपेंस होता है वो आपका डेबिट होता है अगर वो बढ़ता है तो चैरिटी डोनेशन अकाउंट डेबिट टू दिया आपने क्या है, गुड्स। जब भी आप गुड्स दोगे तो आपके गुड्स यानी कि परचेजेस, मैंने पहले भी बताया गुड्स जहाँ पे इन्वॉल्व होंगे या परचेजेस या सेल्स होगा, तो गुड्स कम हो गए हैं। जब गुड्स आप लाए थे तो आपने परचेज अकाउंट को डेबिट किया था, अब गुड्स यहाँ पे कम हो रहे हैं तो परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट है गुड्स गिवन एज सैम्पल्स। फिर से ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ है, सामान ही आपने अपने गुड्स जो हैं वो सैम्पल की तरह बांट दिए। अगेन आपका खर्चा है, तो सैम्पल हम कब देते हैं, एडवर्टीजमेंट वगैरह करने के लिए, तो आप यहाँ पे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट भी लिख सकते हो, प्रमोशन अकाउंट भी लिख सकते हो, जो भी नाम आपको सूटेबल लगे। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि अगेन खर्चा है, खर्चा बढ़ रहा है और गुड्स जा रहे हैं, गुड्स हमारा परचेजेस से डिनोट होता है, तो परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर। बाय चांस आपकी कंपनी में चोरी हो जाती है या आग लग जाती है और उससे आपका सामान का नुकसान हो जाता है, तो उस केस में जो भी लॉस हुआ है, अगेन लॉस और एक्सपेंस आपका एक्सपेंस की तरह ट्रीट होता है, एक्सपेंस यहाँ पे बढ़ गया है फिर से तो डेबिट होगा, बहुत इजी एंट्रीज हैं। और परचेजेस, सामान चला गया है तो परचेजेस, जब सामान आया था तो डेबिट हुआ था परचेजेस, अब सामान कम हो गया है, रिटर्न हो गया है, चला, आग लग गई है, कुछ भी हो गया, किसी भी फॉर्म में सामान वापस जा रहा है बिजनेस से बाहर, तो परचेजेस वापस से क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, ओके। अब आते हैं इंपॉर्टेंट एंट्री पे, इसको ध्यान से समझना, दिस इज रिलेटेड टू इंश्योरेंस। इन केस गुड्स वर इंश्योर्ड एंड इंश्योरेंस क्लेम फॉर द अमाउंट ऑफ लॉस इज लॉन्च्ड। बेसिकली जो सामान आपका नुकसान हुआ है या चोरी हुआ है, जिसमें आग लगी है, उसका इंश्योरेंस किया हुआ था आपने। ठीक है, अब आपने उसका जो इंश्योरेंस, आपको पता है इंश्योरेंस था, तो आपने क्या किया, आपने अपनी बुक्स में नोट कर दिया कि इसका पैसा तो इंश्योरेंस देगा। ठीक है, तो आप उस चीज़ को नोट करने की एंट्री क्या करोगे, आप लिखोगे
जो भी आपका खर्चा था, जो भी आपका नुकसान था, वो आप इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करोगे। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर। ये जो एक्सपेंस है ना, ये देखो ध्यान से देखना, ये जो खर्चा है ये वाला, लॉस वाला, ये पहले हमने डेबिट किया था यहाँ पे, ये रहा डेबिट। ठीक है, अब इसको हमें इस अकाउंट को क्लोज करना है। इसको हमें कहाँ ट्रांसफ़र करना है, किसको बोलना है कि तुम भुगतो इसको, इंश्योरेंस कंपनी को। तो लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर अकाउंट डेबिट हुआ था, अब यहाँ पे आके ये क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये अकाउंट तो बैलेंस हो गया, जाएगा किसके पास, इंश्योरेंस कंपनी के पास। ठीक है, अब क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी हमें पैसा देगी, ठीक है, हम मान रहे हैं कि इंश्योरेंस क्लेम देगी हमें पूरा, क्योंकि हमने इंश्योरेंस लिया हुआ था। तो जहाँ से भी पैसा आना होता है वो हमारा एसेट होता है, एसेट बढ़ गया, पैसा आना है वहाँ से, तो ऐसे समझ लो इसको डेबिट कर दिया एसेट मान के, क्योंकि यहाँ जहाँ से भी पैसा आना है वो एक एसेट है, वो डेबिट हो गया। तो इंश्योरेंस कंपनी डेबिट टू लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर। अब इसमें केसेस बनते हैं दो। एक तो जब पूरा का पूरा क्लेम मिल जाए, फुल क्लेम इज रिसीव्ड, जितना हमने मांगा उतना आ गया। ये तो था, हमने अब बस नोट किया था कि इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी हमें, ठीक है, जितना भी पैसा है वो इंश्योरेंस से मिलेगा, हमने नोट किया था। तो अब पेमेंट आएगी, मतलब इंश्योरेंस कंपनी अब फाइनली हमें क्लेम देगी, पैसा देगी। तो फुल क्लेम पूरा जितना हमने मांगा था, मान मान लो हमने 50,000 का क्लेम किया था, यहाँ पे भी 50 और यहाँ पे भी 50, ठीक है, 50,000 का हमारा नुकसान हुआ था, 50,000 का हमने क्लेम किया। तो फर्स्ट केस में बैंक में कंपनी ने 50,000 भेज दिया, तो हम पूरी की पूरी एंट्री 50,000 से करेंगे। बैंक जो है एसेट हमारा बढ़ जाएगा, क्योंकि बैंक में पैसा आ जाएगा 50 के। और इंश्योरेंस कंपनी जो हमारा एसेट बन गया था, डेबिट किया था, उसको हम बैलेंस करने के लिए क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो जब भी पैसा आएगा, बैंक में पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, एक तरह से इसको डेटर समझ लो, जैसे डेटर वाली एंट्री थी, तो इंश्योरेंस कंपनी जो है क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है व्हेन इंश्योरेंस कंपनी डज नॉट पे फुल क्लेम, जब वो पूरा का पूरा क्लेम नहीं देती है, कुछ छोड़ देती है। मान लेते हैं इंश्योरेंस कंपनी ने बोला मैं तो सिर्फ 30,000 दूंगी, ठीक है। अब जितना बैंक में आया, यानी कि 30 के जितना क्लेम वो देगी, उतना तो आप बैंक में लिख दोगे, बैंक अकाउंट डेबिट 30 के, ठीक है, बैंक उतने से बढ़ गया। बाकी का जो 20 के है ना, वो हमारा लॉस हो गया, तो हम उसको लॉस में ही रहने देंगे। लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर अकाउंट डेबिट फिर से हो जाएगा, नुकसान खर्चा सब डेबिट होता है, ठीक है। तो 20 के का तो हमें नुकसान हो गया, तो हम नुकसान के फॉर्म में इसको रहने देंगे। बैंक में 30 के आ गया, और इंश्योरेंस कंपनी पूरी की पूरी 50 के से सेटल हो गई है। तो सेम एंट्री है, बस बैंक में जितना बैलेंस आया उतना हमने लिखा, बाकी का लॉस हमने भुगता, राइट। बाकी का लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर जो भी दिया हो वो आपको सेम अकाउंट में रखना है। आई होप ये सारी एंट्रीज समझ आई होंगी। ये अभी आपका बेस ही बन रहा है। क्वेश्चंस जब करोगे तो आप एक बार इसको फिर से देखना, एक बार क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे जब, तो ये बेसिक है, एंट्रीज कैसे करते हैं, उसका आधार क्या है। क्वेश्चंस करते टाइम और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। तो अब हम कुछ फाइनल एंट्रीज और देख लेते हैं। ऑलमोस्ट ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। कुछ छोटी मोटी एंट्रीज बची हैं, जैसे ड्राइंग की, परचेजेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट की, और छोटी छोटी एडजस्टमेंट एंट्रीज। इनको समझ लेते हैं, सो दैट आपका ये चैप्टर पूरा टिप्स पे हो जाएगा, फिर आप डायरेक्टली जाकर इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ड्राइंग्स के केस में अब आपको जल्दी समझ आएगा, क्योंकि आप बेसिक समझ चुके हो। अब हम थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे। ड्राइंग्स जो है वो आपको पता है, पैसा निकालने को कहते हैं, जब ओनर कंपनी से पैसा निकाल लेता है। तो पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाला है, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ड्राइंग्स हमारा एक तरह से कंपनी के लिए खर्चा हो गया, एक्सपेंस है, बढ़ गया है, डेबिट हो जाएगा। कैश निकल गया है, कैश एसेट है, कम हो गया है, तो क्रेडिट हो जाएगा। तो दिस इज़ अ ईजी एंट्री, ड्राइंग्स टू कैश। अब गुड्स अगर ले लिए, उसमें फर्स्ट पार्ट में कैश लिया था, इसमें गुड्स लिए, ध्यान से देखना। गुड्स अगर प्रोप्राइटर ने यानी ओनर ने पर्सनल यूज़ के लिए ले लिए, तो हम ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस करेंगे। अब गुड्स कम हुए हैं तो परचेजेस वर्ड आता है, और अगर कैश कम हुए हैं तो कैश ही आएगा, ठीक है, सेम एंट्री। अब आते हैं परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। अगर फिक्स्ड एसेट यानी कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, कुछ भी ऐसा जो फिक्स्ड है, लंबे टाइम तक चलता है, हमारे एसेट है, उसको हमने बेचा या खरीदा है,
तो इन केस सबसे पहले देखते हैं, अगर हमने परचेज किया है तो खरीदा है, तो जब भी हम फिक्स्ड एसेट खरीदेंगे, एसेट तो एसेट है, एसेट बढ़ रहा है, बढ़ेगा तो डेबिट होगा, तो जो भी फिक्स्ड एसेट है उसका अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू, पेमेंट कैसे करोगे, कैश या बैंक से करोगे या उधार में करोगे। अगर कैश या बैंक से करोगे तो आप कैश बैंक अकाउंट क्रेडिट करोगे, क्योंकि वो पैसा कम होगा, उतना बैंक अकाउंट कम होगा, कैश जाएगा, एसेट कम हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और अगर आप उधारी की ट्रांजैक्शन करोगे, बाद में पैसे दोगे, तो आपका कोई ना कोई क्रेडिटर बन जाएगा जिसको आपको पेमेंट करनी होगी, तो यहाँ पे आपकी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, यानी सब उस सप्लायर के नाम से लाइबिलिटी अकाउंट बढ़ा दोगे, लाइबिलिटी अकाउंट बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, ठीक है। तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक जो भी है, टू सप्लायर। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप जब भी कुछ परचेज करो तो आप आधी पेमेंट सप्लायर मतलब आधी क्रेडिट से करो, यानी कि लेट्स सपोज हमने 1 लाख का एसेट खरीदा, तो 1 लाख तो ऊपर आ जाएगा फिक्स्ड एसेट के नाम के आगे, उसमें हमने 30,000 कैश दिया, 30K कैश दिया, और 70K हमने क्रेडिट ट्रांजेक्शन उधारी, तो ऐसे डिवाइड हो जाएगा अमाउंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब आपने फिक्स्ड एसेट को बेचा है, बेचा है तो पैसा आपके पास आया होगा, कैश या बैंक में आएगा एक तो, ठीक है, तो डेबिट कर दोगे, यहाँ पे एसेट जो है बढ़ रहा है तो डेबिट हो जाएगा। फिर जिसने खरीदा है वो आपका डेटर, अगर वो उधारी में लेकर गया है तो पेमेंट देगा, तो यानी आपका एसेट यहाँ पे बढ़ गया, डेटर बन गए, तो उस डेटर का नाम या परचेजर का नाम डेबिट हो जाएगा, एसेट अगेन बढ़ गया है। इसके अलावा टू फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट आपने बेच दिया है, एसेट यहाँ पे कम हो गया है, ठीक है, तो एसेट कम होगा, क्रेडिट होगा, तो एंट्री तो ये बनती है कैश अकाउंट डेबिट, परचेजर अकाउंट डेबिट। इन केस फिर से वही, कि मान लो 1 लाख की चीज़ बेची है और सामने वाले ने आपको 70K कैश दे दिया या बैंक में आपके ट्रांसफ़र कर दिया, बाकी 30K उसने बोला बाद में दूंगा, तो आपने 30K के डेटर्स बना दिए, बाकी ट्रांजेक्शन ये कर दिया। लेकिन जब भी हम बेचते हैं, ये ध्यान रखना, जब भी हम कुछ सेल करते हैं तो हमारा नुकसान या फ़ायदा भी हो सकता है, ठीक है, दोनों में से एक होगा। अब इस केस को थोड़ा सा ऐसे समझते हैं, एंट्री तो समझ ही गए होगे, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं आपने एक बंदे से आपने सामान लिया, आपने डील किया कि मैं 1 लाख का फर्नीचर सेल कर रही हूँ तुम्हें, ठीक है, 1 लाख का फर्नीचर सेल कर रही हूँ, और ये फर्नीचर की जो वैल्यू थी ना वो 1.5 लाख थी, इसकी बुक वैल्यू, बुक वैल्यू मतलब जितना आपने इसमें इसको लिखा हुआ था वो 1.5 लाख थी, ठीक है। अब आते हैं एंट्री पे, आपको उसने पे किया, 1 लाख में आपकी बात हुई है, तो आपने आपने सामने वाले ने आपको पे किया, लेट्स से 70K यहाँ पे कर दिया, 30K उसने बोला मैं बाद में दूंगा, 1 लाख का आपका फर्नीचर है, ठीक है। आपने बुक्स में उसको 1.5 लाख लिखा हुआ था, ठीक है, तो आप यहाँ पे 1 लाख नहीं लिख सकते हो, आप लिखोगे 1.5 लाख, क्योंकि आपको बैलेंस करना है ना, आपने पहले 1.5 लाख का फर्नीचर अपने बुक्स में दिखा हुआ, पूरा 1.5 लाख वाला जा रहा है, तो आप यहाँ पे भी तो 1.5 लाख ही लिखोगे कि 1.5 लाख का गया फर्नीचर। अब पैसे आए सिर्फ 70 और 30K, तो ये 50,000 कहाँ गए, 50,000 का हो गया नुकसान, तो यहाँ पे ये 50K में के आप लॉस में डालोगे, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट अकाउंट, ठीक है, तब आपकी ये पूरी एंट्री होगी, 1.5 लाख 1.5 लाख डेबिट क्रेडिट मैच करेंगे, तो यहाँ पे या तो ये आएगा लॉस। अब आते हैं, मान लो ये सिचुएशन होती कि ये 1.5 लाख की नहीं होती, ये 80,000 की होती, 80,000 की फर्नीचर थी, आपने 1 लाख में बेच दिया। इस केस में जो आपका पेमेंट देने वाला है वो कहता है कि यार 30K तो बैंक में ले लो, ठीक है, और आपने डील डिसाइड की लेट्स से 1 लाख में, ठीक है, और और मैं 70K तुम्हें बाद में दूंगा, ठीक है, 70K बाद में दूंगा, और 1 लाख का फर्नीचर है, तो आपकी बुक वैल्यू सॉरी 80K इस बार फर्नीचर है, तो 80,000 आपका फर्नीचर की वैल्यू है, आपका 80,000 का फर्नीचर गया, पेमेंट कितनी आई ध्यान से देखो, 70,000 तो आएगी और 30,000 आ चुकी है, यानी 1 लाख रुपए आएंगे मेरे पास इसके बदले, तो 1 लाख आएंगे, तो यहाँ तो बैलेंस नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये है फ़ायदा, गेन, कितने का डिफरेंस, 20K का, तो आप यहाँ लिखोगे टू गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट 20K डेबिट में, गेन क्योंकि रेवेन्यू है बढ़ रहा है तो क्रेडिट होता है, सॉरी क्रेडिट में, और अगर लॉस है, कोई भी एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है तो
डेबिट होता है, रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। वही रूल है जो क्लियर वाला मॉडर्न क्लासिफिकेशन रूल है, वही मैं फॉलो कर रही हूँ थ्रू आउट, उसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो इन दोनों में से जहाँ मैंने स्टार मार्क किया हुआ है ये और ये, इन दोनों में से कोई एक आपको लिखना है, वो आपको सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, लॉस हुआ है कि प्रॉफिट, लॉस हुआ है, हाँ नुकसान हुआ है कि फ़ायदा, ठीक है, इन दोनों में से एक आएगा। आई होप आपको एंट्री समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी एंड ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। इसके बारे में एक नोट दिया हुआ है, कोई भी खर्चा जो मशीनरी की इंस्टॉलेशन में होता है या उसकी किसी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में होता है, यानी कोई भी एसेट हम खरीदते हैं और उसको रेडी टू यूज़ बनाते हैं, जैसे मान लो आपने एसीज लिए या कोई मशीनरी खरीदी, तो उसको इंस्टॉल करने में जब उसको लेकर आओगे डायरेक्टली वो मशीन चलने तो नहीं लग जाती, उसको उसको पहले इंस्टॉल कराया जाता है, इंस्टॉल करने में खर्चा आ जाता है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट वगैरह ये सब एसी के उसको कहीं पे टांगना है, उसका इंस्टॉलेशन जो भी कोई सर्विस करनी है, जो भी खर्चे ऊपर से होते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि कोई एसेट आप खरीद के लाए हो और डायरेक्टली वही कॉस्ट आपको पड़ी है, नहीं, उसके ऊपर से ओवरहेड, उसको ट्रांसपोर्ट करने का भी चार्जेस लग जाते हैं। तो जो भी खर्चे आपको उसको वर्केबल कंडीशन में लाने तक लगे हैं, वो सब के सब आपकी बुक वैल्यू में काउंट होते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू मेक द एसेट रेडी फॉर यूज इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड आर डेबिटेड टू द एसेट अकाउंट। तो जो भी खर्चे आपने एसेट के लिए किए हैं वो सारे के सारे अब खर्चे हैं, क्लियरली बोल रहा है एक्सपेंस है सब, तो एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, बस यही बात बोल रहा है। तो एसेट के ऊपर जितने भी खर्चे होंगे वो भी खर्चे ही हैं, तो वो भी डेबिट ही किए जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा कोई मिसलेनियस यानी छोटे मोटे या सन्ड्री एक्सपेंस है जो काउंट नहीं होते, बहुत छोटे, 20 रुपये, 50 रुपये, 500 रुपये, 100 रुपये, इस तरह के छोटे मोटे एक्सपेंसेस हैं, तो हम कैसे उसकी एंट्री पास करते हैं, मिसलेनियस और सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, अगेन खर्चा है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ रहा है, डेबिट होगा, वही रूल। टू कैश, छोटे मोटे खर्चे हम कैश से करेंगे, तो कैश यहाँ पे एसेट कम हो रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम अपने चैप्टर के ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक पे, विच इज़ एडजस्टमेंट एंट्रीज। एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब क्या है, कुछ एंट्रीज हैं जो साल के आखिरी में पास की जाती हैं प्रॉफिट एंड लॉस सिचुएशन पता लगाने के लिए कि हमारी बिजनेस में कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हो रहा है। जैसे आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल को, ठीक है, उसके बाद आपने पूरे साल बिजनेस किया, 31 मार्च को जब आप आए, मान लो ये 2024 था, ये 2025, अब 25 में 31 मार्च को आप अपनी बुक्स क्लोज करोगे। क्लोज का मतलब है सारे बैलेंसेस को टैली करोगे, जितने जितने एसेट हैं, लाइबिलिटी हैं, जो भी आपके अकाउंट हैं, सबको क्लोज करने के बाद आप उसको नेक्स्ट ईयर के यानी अगले साल के 1 अप्रैल 2025 की बुक्स में फ्रेश दोबारा से लिखोगे, उनके बैलेंसेस को कैरी करके, कैरी फॉरवर्ड करके आगे फिर से स्टार्ट करोगे नई बुक्स में, ठीक है। तो एक साल का पूरा हिसाब किताब एक बुक में रहता है, नेक्स्ट साल का नेक्स्ट बुक में, ऐसे समझ लो, बस बैलेंसेस को कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, क्योंकि बिजनेस तो वही है, सेम बिजनेस चल रहा है, ऐसा तो नहीं आपने बिजनेस बीच में बंद किया। अगले ही दिन 1 अप्रैल आ गया तो जो 31 मार्च के बैलेंसेस थे वही 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस बनते हैं। जो 31 मार्च को मैंने क्लोज़ किया था बुक्स अपनी एंड में, जिस बैलेंस पे क्लोज़ किया था, कैश जितना था, बैंक में कितना बैलेंस था, फर्नीचर कितना था, मशीनरी कितना था, लाइबिलिटीज़ कितनी थी, सब की सब एज इट इज़ नेक्स्ट डे सुबह सुबह ओपनिंग बैलेंस के रूप में आएंगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। इस तरह से कुछ एंट्रीज़ हैं हमारी, जैसे कि पहली एंट्री है क्लोजिंग स्टॉक और इन्वेंट्री की। अब मान लो आपके पास 31 मार्च को स्टॉक था कुछ, जैसे 50,000 का स्टॉक, मान लो 50K का क्लोजिंग स्टॉक था, ठीक है। आप इसमें क्लोज कर रहे हो तो उस एंट्री को आप कैसे पास करोगे, उस एंट्री को, स्टॉक है, एसेट है, तो एसेट जब भी होता है डेबिट होता है, उसका नेचर ही डेबिट है, तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब ये ट्रेडिंग अकाउंट अभी के लिए मैं आपको बोलूँगी याद कर लो, ट्रेडिंग अकाउंट अभी आपने सीखा नहीं है, आगे आने वाले चैप्टर्स में आप ज़रूर सीखोगे, तब आपको और क्लैरिटी समझ आएगा ये हुआ क्या है। अभी के लिए आप समझो, क्लोजिंग स्टॉक का अकाउंट डेबिट होता है क्योंकि वो एसेट है, एसेट बढ़ रहा है, डेबिट होगा टू ट्रेडिंग अकाउंट, सारे का सारा चीज़ें ट्रेडिंग अकाउंट में डाल देते हैं। अब ये ट्रेडिंग अकाउंट को हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे, अभी के लिए इसको
यहाँ पे छोड़ देते हैं। आगे वाली वीडियोस देखते रहना, ट्रेडिंग अकाउंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और हाँ, एक और चीज़, इट इज़ वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज़ लेस। याद रखना, क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यू है वो हमेशा चेंज होता रहता है। चेंज मतलब कुछ भी हो सकता है कभी भी। तो कैसे चेंज होगा? मान लो मेरा स्टॉक 50,000 का है, मेरे हिसाब से, मेरी बुक वैल्यू के हिसाब से, जो मैंने ख़रीदा था 2 साल पहले मैं लाई थी, 1 साल पहले मैं लाई थी, उस हिसाब से स्टॉक जो है 50,000 का है। पर अभी अगर मैं उसको बेचने जाऊंगी तो उसके मुझे 30,000 ही मिलेंगे, मार्केट वैल्यू उसकी 30,000 है। ठीक है। तो इसलिए नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू अलग हो सकती है, और कॉस्ट यानी कि जितने पे मैंने उसको ख़रीदा था वो डिफरेंट हो सकता है। राइट। तो जो भी वैल्यू हो, दोनों में से जो भी कम होगी हम उस वैल्यू पे नोट करते हैं क्लोजिंग स्टॉक को, ये ध्यान रखना। ठीक है। जो भी वैल्यू कम होगी उस वैल्यू पे हम क्लोजिंग स्टॉक को नोट करते हैं। अगर मान लो मैंने 50,000 का माल नोट किया हुआ है अपनी बुक्स में, और वो आज की डेट में 30K का है, तो जो दोनों में से कम है 30K पे मैं अपनी एंट्री में नोट करूँगी नए, जब भी मैं क्लोजिंग स्टॉक को नोट कर रही हूँ। ठीक है, ये ध्यान रखना। और इसी का उल्टा, अगर वैल्यू मेरे स्टॉक की अभी 50K है और मार्केट वैल्यू 80K है, तो मैं 50K पे नोट करूँगी, यानी जो भी कम है। ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, इसको प्रैक्टिकली और क्वेश्चंस में देखेंगे। नेक्स्ट एंट्री है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब जो खर्चे अभी मैंने दिए नहीं हैं, बचे हुए हैं, जैसे कि वेजेस अभी देने हैं। तो जो भी खर्चे देने हैं, खर्चे तो है ना, तो एक्सपेंसेस का नेचर होता है डेबिट, तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। जो भी खर्चा है, वेजेस आपका खर्चा है, डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, अभी नहीं दिया है, यानी कि लाइबिलिटी बढ़ी हुई है, लाइबिलिटी सर पे पड़ी हुई है, लाइबिलिटी बढ़ी हुई है, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट। तो वेजेस टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो कोई भी एक्सपेंस हो, जैसे सैलरीज टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज, तो सैलरी टू वापस से वही आउटस्टैंडिंग वर्ड लगा के आपको सेम एक्सपेंस को क्रेडिट करना है। ठीक है। प्रीपेड और अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। प्रीपेड मतलब हमने पहले से ही पे कर दिए हैं कुछ खर्चे, तो जो भी चीज़ें आप पहले से, जैसे रेंट पे कर दिए पहले से, वो आपका एसेट बन जाता है। एसेट कैसे बनता है? आपको देना था खर्चा, बाद में आपने अभी दिया हुआ है, तो अब तो आप फ्री हो गए ना, आगे जाके नहीं देना, आपने ऑलरेडी पे कर दिया है, तो एक तरह से वो आपका एसेट हो गया है। राइट। तो प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये एसेट है, प्रीपेड कोई भी चीज़ है पहले से आप पे कर चुके हो, तो आपके एसेट की तरह काम कर रहा है। राइट। एसेट बढ़ा हुआ है, डेबिट करोगे। टू रिलेवेंट एक्सपेंस, जो भी एक्सपेंस था वो आप क्रेडिट करोगे। ये हो गया आपका, जैसे आपका रेंट अकाउंट है, तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू रेंट अकाउंट। ठीक है। जस्ट ऊपर वाले का उल्टा है, इसमें आउटस्टैंडिंग वर्ड आ रहा है, इसमें प्रीपेड, और डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट। राइट। आगे बढ़ते हैं, अक्रूड इनकम और इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। इसको ध्यान से समझना। अक्रूड वर्ड, अक्रूड इनकम वो इनकम होती है जो आपने, जिसके लिए काम तो कर लिया, अर्न मतलब होता है जिसके लिए हमने काम तो कर दिया है, लेकिन अभी पैसा नहीं मिला है, जिसका अमाउंट अभी नहीं मिला है। ठीक है। तो काम हो गया है, यानी मेरा एसेट बन गया है जिसका पैसा आएगा, जैसे डेटर, मैं डेटर के लिए काम कर चुकी हूँ, पेमेंट बाद में देगा, तो मेरा एसेट है। तो अक्रूड इनकम जो है वो आपका एसेट, तो एसेट बढ़ गया है तो डेबिट टू जो भी आपकी इनकम है, इनकम रेवेन्यू है, आपकी रेवेन्यू बढ़ रही है तो वो क्रेडिट होती है। ठीक है। तो एंट्री है अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू जो भी रिस्पेक्टिव इनकम है। ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है हमारी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और अनअर्न्ड इनकम। अब इसमें एक्रूड इनकम का उल्टा है, आपने एडवांस में इनकम रिसीव कर ली है, या अभी इनकम नहीं अर्न की है, यानी उसके लिए काम नहीं किया है, पैसा मिल गया है। अक्रूड में क्या था? आपने अपनी काम कर दिया है, यानी अर्निंग कर ली है, अर्निंग मतलब मैंने मेहनत कर ली है उसके लिए, लेकिन पेमेंट नहीं आई है। इसमें आपने अभी काम नहीं किया, पेमेंट पहले ही मिल गई है, तो यहाँ आपकी लाइबिलिटी बढ़ जाती है, उधारी बढ़ गई है आपकी। मतलब लाइबिलिटी एक तरह से कैश में उधारी नहीं, ऐसे समझ लो ऑब्लिगेशन टू डू सम वर्क, ऑब्लिगेशन बढ़ गई है। ठीक है। तो अनअर्न इनकम का मतलब है कि अभी आपने उसके लिए मेहनत नहीं की है, मेहनत नहीं की है, फालतू में पैसा मिल गया है, पहले ही मिल गया है, मेहनत करनी पड़ेगी, लाइबिलिटी बढ़ी हुई है। तो लाइबिलिटी जब भी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। तो रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, जो भी पैसा आया है वो आप
क्रेडिट करोगे और रेंट रिसीव्ड अकाउंट को डेबिट करोगे। ठीक है, यहाँ पे आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई है और ये आपकी इनकम थी बट अभी मिली नहीं है। इनकम को हम हमेशा क्रेडिट करते हैं लेकिन अभी इनकम मिली नहीं है इसलिए डेबिट कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है समझने में, प्रैक्टिस से आपको क्लैरिटी आ जाएगी, नहीं तो फिर से एक बार वीडियो देखना और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन एक तरह का नुकसान है, खर्चा है। फिक्स्ड एसेट की वैल्यू घट जाती है, उसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं? अगेन एक्सपेंस बढ़ रहा है तो डेबिट, फिक्स्ड एसेट, एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो क्रेडिट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? जो हमारा ओनर है उसने हमें कुछ पैसा दिया हुआ है, ये बिजनेस है, बिजनेस को कुछ पैसा दिया हुआ है जिसको हम कैपिटल कहते हैं, तो बिजनेस उसके बदले में उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता है, आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, कुछ इंटरेस्ट देता है। तो इंटरेस्ट बिजनेस के लिए, क्योंकि बिजनेस अकाउंट्स बना रहा है, अकाउंट जो रिकॉर्डिंग है वो बिजनेस कर रहा है, बिजनेस के लिए वो खर्चा है, तो यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ रहा है, डेबिट होगा। टू कैपिटल हम कहाँ देंगे, किसको देंगे? ओनर को देंगे। ओनर के अकाउंट को हम कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, ओनर का जो अकाउंट है वो कैपिटल अकाउंट है, तो कैपिटल अकाउंट यहाँ पे फिर से बढ़ गया है तो क्रेडिट होगा। ठीक है, यहाँ कैपिटल अकाउंट बढ़ा है। नेक्स्ट आता है इसी का जस्ट उल्टा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मान लो इसी ओनर ने बिजनेस से कुछ पैसा लिया है, उधारी लिया है, यानी इसने पैसा मांगा है बिजनेस से। ठीक है, तो ऐसे, हाँ, तो जब भी ये पैसा लेगा हमसे, विड्रॉ किया हुआ है इसने, पैसा उधार लिया हुआ है, तो ये हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देगा। ठीक है, उसने पैसा ड्रॉ किया हुआ है हमसे तो वो पैसा इंटरेस्ट देगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए क्या हुआ? इनकम हुआ, रेवेन्यू हुआ। तो जब भी रेवेन्यू बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, और जब भी बढ़ेगी मतलब हम कहाँ से पैसा काटेंगे? ये वाला कहाँ से लाएंगे? कैपिटल से लाएंगे। इस बंदे के कैपिटल अकाउंट हमारे पास मेंटेन होगा ओनर का, तो कैपिटल जो है वो कम हो जाएगी। कैपिटल कम होती है तो डेबिट होती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री, अभी हमने क्लोजिंग एंट्री देखी थी जिसको मैंने आपको बोला था कि इसको थोड़ा सा याद रख लेना कि यहाँ पे कहाँ गई, हाँ, क्लोजिंग एंट्री ये रही, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, इसी तरह से क्लोज ओपनिंग एंट्री है, जब भी हम बुक्स को ओपन करेंगे, यानी कि 1 अप्रैल, मान लो नया साल है 2025, तो आप 31 मार्च 2025 के बैलेंसेस को यहाँ पे लाकर लिख रहे हो, नोट कर रहे हो, तो आप सबसे पहली एंट्री करोगे, जितने भी एसेट के बैलेंसेस हैं उनको लिखोगे, और जितने भी लाइबिलिटी, ये एसेट्स हैं, एसेट जितने भी हैं पॉजिटिव, उनका नेचर होता है डेबिट, तो आप डेबिट में एसेट लिखोगे और क्रेडिट में लाइबिलिटीज़ लिखोगे। ठीक है, तो एंट्री क्या होती है? ये मैंने कुछ एग्जांपल ऐसे ही दिए हैं एसेट्स के और लाइबिलिटीज़ के, और भी ज़्यादा हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डेटर, स्टॉक, मशीनरी अकाउंट, जितने भी अकाउंट आपके एसेट्स के हैं वो आप सारे डेबिट करोगे, यहाँ पे सारे अकाउंट डेबिट होते जाएंगे, और जो भी आपकी लाइबिलिटी है वो क्रेडिट में आएंगी। ठीक है, क्रेडिटर्स, कैपिटल, जो भी लाइबिलिटीज़ हैं, ये एंट्री होती है जब आप नई बुक्स को फ्रेशली स्टार्ट करते हो नए साल पे, कि आपने सारे बैलेंसेस पीछे से टोटल करके लाए हो और सबको लिख रहे हो, नोट कर रहे हो फाइनल। ठीक है, तो ये एंट्री आपको ध्यान रखनी है। क्लोजिंग एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट में जाती है, क्योंकि आप सारा कुछ हिसाब किताब ट्रेडिंग अकाउंट में करते हो जाके। वो कैसे करते हैं वो बाद में देखेंगे, अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको ये चैप्टर थोड़ा आसान लगा होगा, आपके बेसिक्स मैंने मजबूत करने में आपकी मदद की होगी। ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप फ्री में डिस्क्रिप्शन में जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसको साथ में रखना, पूरी बुक, पूरा बुक और पूरे चैप्टर की समरी है इस नोट्स में। आपको बुक को फॉलो करने की या देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये नोट्स इनफ है। बाकी फिर भी आप अगर थोड़ा डेप्थ में पढ़ना चाहते हो तो बुक रेफ़र कर सकते हो। बुक से मैं चाहूँगी डायरेक्टली आप क्वेश्चंस करो, वो ज़्यादा अच्छा है। आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है बट कोई बात नहीं, आज हमने बहुत अच्छा चैप्टर और बहुत बड़ा चैप्टर कवर किया है। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो, मेरे पढ़ाने का स्टाइल पसंद आ रहा हो। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना, अपने दोस्तों को बता देना कि है एक श्रेया सैनी नाम की टीचर जो अकाउंट्स पढ़ाती है और वो फ्री में नोट्स भी दे रही है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।